गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने सेल साइकिल स्टार्ट करी थी, कोशिका का जीवन चक्र। मतलब अब इस चक्र में आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, साइकिल में क्या होगा। जैसे आप मुझे बताओ, अभी आपने नीट का एग्जाम दिया 2022 में, अब आप 2023 में एग्जाम दोगे, तो नीट को मान लो एम फेस, 2022 की नीट को मान लो एम फेस, 2023 के नीट को मान लो एम फेस। तो जो इतना लंबा सा है ये क्या कहलाएगा? इंटरफेस। और मुझे बताओ, सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा मेहनत किस में चलती है? इंटरफेस में चलती है। किस में चलती है? इंटरफेस में चलती है। उसमें क्या चलती है? प्रिपरेशन। किसकी? एम फेस की प्रिपरेशन चलती है, जिससे कि वो एम फेस अच्छे से हो सके। अब हमने बात करी थी किसकी? सेल की। किसकी बात करी थी? सेल की। अब जब सेल को डिवाइड करना है तो उससे पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आप मुझे बताओ? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बना के बताता हूं, ध्यान देना यहां पर। जैसे ये मुझे बताओ, सपोज करो यहां पर मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ सेल। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ सेल। अब इस सेल से मुझे क्या करना है? दो सेल बनाने हैं। ये देखो मैं क्या कर देता हूं, यहां दो सेल बना देता हूं। सेल डिवीजन करना है, ये मैंने इसके दो सेल बना दिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताना, इसको यहां तक करना है, यहां तक इसको ऐसा डिवीजन करना है। अब मुझे एक बात बताना, बिल्कुल सिंपल सी बात बताना, कि इसमें यदि न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ भाई लोगों? इसमें भी न्यूक्लियस होगा ना, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। ये बना दिया, तो इसका मतलब हमको इस मटेरियल को भी बनाना है। मतलब हर वो चीज बनानी है जो इसके पास है, क्योंकि हमको इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। हर वो चीज बनानी है, आप मुझे बताओ जरा, जो इसके पास है उसको डबल डबल करना है। तो इसका मतलब इस बीच में बताना जरा जल्दी से, इस बीच में आप मुझे बताना क्या होगी उसकी प्रिपरेशन। क्या होगी आप मुझे बताइए जरा? प्रिपरेशन। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? प्रिपरेशन। बताओ, लिख दूं इसको? क्या बोल दूंगा यहां पर मैं? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन होगी किस चीज के लिए आप मुझे बताना जरा? डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होगी, जिससे ये डिवीजन हो जाए, प्रॉपर तरीके से डिवीजन हो जाए। अब आप मुझे बताना यहां पर क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है डीएनए। क्या प्रेजेंट है इसमें? डीएनए। और यहां पर भी मुझे क्या करना है? इसमें ऐसे डीएनए को भेजना है। तो इसका मतलब इसको यदि ऐसा करना है तो भैया डीएनए को डबल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो पहला काम आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या हो जाएगा बताओ जरा जल्दी से? डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताना यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से सेंट्रोसोम। अब इसमें एक सेंट्रोसोम है, इसमें भी आप मुझे बताओ एक सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम है। क्या होता है अभी हम देखेंगे। ये सेंट्रोसोम है। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यदि इसके अंदर सेंट्रोसोम है और इसके अंदर भी दो सेंट्रोसोम है, तो हमको यहां पर बनाना पड़ेगा सेंट्रोसोम, मतलब सेंट्रियोल। हर सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिर सेंट्रोसोम होता क्या है, क्यों इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, क्यों इसको एस्ट्रल रेस बोलते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बताओ, डीएनए बना दिया, अब डीएनए को खुला छोड़ दें क्या? बताओ जरा जल्दी से, कि पता चले आप घर में सांड को लेकर आए तो क्या उसको खुला छोड़ दोगे? उसको बांधना पड़ेगा ना, वरना डैमेज कर देगा। तो यहां इस डीएनए को हम खुला नहीं छोड़ेंगे, हम क्या बना देंगे? बताओ जरा जल्दी से, क्या बना देंगे? हिस्टोन। तो यहां पर क्या बनेगा? फटाफट आप मुझे बताना जरा। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होगा बताओ जरा जल्दी से? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बनेगा बताओ जरा जल्दी से? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। सभी को समझ में आ गया क्या बनेगा? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आप मुझे बताओ, ये जो सेंट्रोसोम है इसको भी डबल कर लेंगे, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, हर चीज हम क्या करते जा रहे हैं? डबल। उसके बाद आप मुझे बताओ और क्या करेंगे? बताओ जरा जल्दी से। फिर सारे ऑर्गेनेल्स, मान लो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक है, तो इसमें भी एक एक है, तो एक बनाना पड़ेगा ना। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन। क्या बोल देंगे? ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन। क्या कर देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन। सभी को अच्छे समझ में आ गया? तो ये सारी प्रिपरेशन हम करेंगे। ये देखो क्या करेंगे हम इसमें? प्रिपरेशन। क्या करेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? प्रिपरेशन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो। फिर आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी? डीएनए की। तो डीएनए कैसा होता है? रैप होता है। कैसा होता है? रैप होता है।
किसके चारों तरफ हम रैप कर देते थे? हिस्टोन के चारों तरफ। किसके चारों तरफ रैप कर देते थे? हिस्टोन के चारों तरफ। और जब रैप कर देते तो गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाता था जिसको हम क्या बोलते थे? बीट्स। क्या बोलते थे आप मुझे बताओ जरा? बीट्स। ये देखो जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है? देखो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। और आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या है? दीज आर द बीट्स, दीज आर द बीट्स। ये क्या है आप मुझे बताओ? बीट्स। और ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा? दिस इज स्ट्रिंग। ये क्या है? धागा। ये क्या है? धागा। और ये क्या है? बीट्स। तो ये वही बीट्स है जिसके चारों तरफ, हिस्टोन के चारों तरफ जब डीएनए रैप हो गया तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। और मुझे बताना, जब ऐसा आपको दिखाई देगा, जब ऐसा आपको दिखाई देने लगे किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, तो कैसा दिखाई दे रहा है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्या दिखाई दे रहा है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो ये हमने पहन लिया क्रोमैटिन। बात समझ में आ गई? क्या पहन लिया हमने? क्रोमैटिन। और ये क्या दिखाई दे रहा है आप मुझे बताओ जरा? बीट्स। क्या दिखाई दे रहा है? बीट्स। ये क्या हो जाएगा? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। और ये बॉडी दिखाई दे रही है ना, सपोज करो मैं न्यूक्लियस हूं, मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे अंदर कौन दिखाई दे रहा है बताओ जरा जल्दी से? मेरे अंदर दिखाई दे रहा है ये बीट्स, और ये मेरे अंदर बॉडी दिखाई दे रही है। अरे दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही बॉडी? तो इन बॉडी को हम बोल देंगे न्यूक्लियोसोम। इन बॉडी को क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? न्यूक्लियोसोम। समझ में आ गया? सोम का मतलब बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर बॉडी क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसोम। समझ में आ गया? और ये रैपिंग निकल ना जाए तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ, H1 हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट नहीं होता? H1 हिस्टोन इस न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता। आ गया सभी को अच्छे से समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर हमने उस डीएनए को और ज्यादा रैप कर दिया। देखो ये क्रोमैटिन बना हुआ है, ये क्रोमैटिन बन गया। अब इस क्रोमैटिन को मैंने क्या कर दिया? और ज्यादा रैप कर दिया। इस तरीके से ऐसे मैंने इसको और रैप कर दिया तो ये क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा? नाउ दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम क्रोमोसोम। ये क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। फिर से आप समझो, डीएनए क्या है आप मुझे बताओ? डीएनए। डीएनए को रैप कर दिया, क्या बन गया? क्रोमैटिन। और आप मुझे बताओ इस क्रोमैटिन को और रैप कर दिया और मोटा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम क्रोमोसोम। इट विल बिकम क्रोमोसोम। अब सभी को समझ में आ गया? डीएनए की पैकेजिंग आपको समझ में आ गई? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो जल्दी से। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी डाउट तो आपको नहीं है? क्लियर हो गया? अब देखना है सेंट्रोसोम क्या होता है, अच्छे से समझना। वाई सेंट्रोसोम, क्यों इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, आखिर ये होता क्या है, ये आपको प्रिपरेशन समझ में आ गई? तो पहले जो जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते जाते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? G1S G2। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या आप मुझे बताओ जरा? पूरा हमारा एम फेज। क्या स्टार्ट करेंगे? एम फेज। और वो एम फेज दो अलग अलग टाइप का हो सकता है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, या माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। समझ में आ गया? लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि भैया ये सेंट्रोसोम क्या बला है। क्लियर हो गया? तो जल्दी से समझना, ये प्रिपरेशन हो रही है, ये डिवीजन हो रहा है, इस पूरे को हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। दिस प्रिपरेशन अकर्स इन इंटरफेस। ये किस में होती है? इंटरफेस में होती है। आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सबसे पहले आप समझो व्हाट इज सेंट्रोसोम। व्हाट इज सेंट्रोसोम, अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? देखो अब जैसे मान लो ये मैंने एक सेल बना दिया। क्या बना दिया? ये मैंने सेल बना दिया, है ना? अब जब ये सेल बनाया और इसको मैंने माइक्रोस्कोप से देखा, मैंने इसको किससे देखा? माइक्रोस्कोप से देखा। ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं? इसको माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं। इस सेल को मैं क्या कर रहा हूं? माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं। किससे देख रहा हूं? माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं। जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा, और अभी कंडीशन कौन सी है? सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में है। सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल कौन सी स्टेट में है? नॉन डिवाइडिंग स्टेट में। तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में जब मैंने इसको देखा तो कुछ ऐसे चमकता हुआ मुझे यहां से ऐसा तारे जैसा दिखाई दिया। अरे जैसे आपने देखा होगा कई बार नदी के किनारे आप रेत पर गए होंगे और उसमें आपने देखा होगा आपको ऐसे चमकता चमकता हुआ कुछ दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? या फिर कई बार आप मुझे बताओ, वैसे दूर से देखते हो कहीं शीशा पड़ा होता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है, और चमकती हुई चीज आप मुझे बताओ सितारा होता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? सेंट्रोसोम। सेंट्रो का मतलब होता है चमकीला और सोम मतलब बॉडी। तो जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा, कौन से माइक्रोस्कोप से? लाइट माइक्रोस्कोप से। अरे हल्का होता है क्या लाइट माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जिसमें लाइट्स को इल्यूमिनेट करते हैं। लाइट से हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कभी आप लेबोरेटरी में गए हो,
लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कि जैसे नीचे कैसे वो लगा रहता है, उसको ऐसे करके उससे लाइट से हम क्या करते हैं, उस लाइट से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा। लाइट माइक्रोस्कोप। जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखा तो यहां पर कुछ चमकता हुआ ऐसा दिखाई दिया, समझ में आ गया। और ये दोनों कौन से सेल हैं, बोथ आर नॉन डिवाइडिंग सेल। समझ में आ गया, ये कौन से सेल हैं आप मुझे बताना जरा। दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल। ये कौन से सेल हैं, नॉन डिवाइडिंग। These are नॉन डिवाइडिंग सेल्स। कौन से सेल्स हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, नॉन डिवाइडिंग सेल। क्लियर है। अब जब ये डिवाइड करेगा, अब मान लो ये किस में एंटर कर रहा है, सेल डिवीजन। मान लो किस में एंटर कर रहा है, इट इज एंटरिंग इनटू सेल डिवीजन। ये किस में एंटर कर रहा है, सेल डिवीजन। तो जब डिवीजन में देखा तो एक्चुअली ये कितने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दो। कितने दिखाई दे रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, ऐसे दो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया, कितने दिखाई दे रहे हैं, दो। क्लियर हो गया। अब बहुत अच्छे से समझना, अब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बहुत अच्छे से समझना, इसको अब हम किससे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। देख ले, चलो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें या इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो आप इस बात को समझना, इसके अंदर कुछ ऐसी बॉडी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे से समझना, इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है। इसके अंदर देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बना रहा हूं, ऐसे ये मैं बना देता हूं, ऐसे मैंने बना दिया। ऐसे ही यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं। ये जो इससे निकल रहे हैं ना, ये तारे की तरह ही ऐसी रोशनी निकल रही है। और तारे को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रो। अरे एस्ट्रोलॉजी तो जानते हो ना, सुबह सुबह आ जाते हैं। आज आपकी किस्मत में जो है ऐसा होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, तारे सितारे का विज्ञान। तो आप मुझे बताओ, एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, तारे सितारे। और ऐसे ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एस्ट्रल रेस। क्या बोल देते हैं, एस्ट्रल रेस। सभी को समझ में आ गया, क्या बोल देंगे, इससे जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रल रेस। सभी को समझ में आ गया। इसके अंदर बहुत अच्छे से समझना, इसके अंदर दो ऐसी बॉडीज होती हैं जो एक दूसरे के क्या होती हैं, आप मुझे बताना जरा, परपेंडिकुलर। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। दो बॉडी होती है और एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। यदि इसको मैं देखूं, यदि मान लो इसको मैं देख लूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, आप जरा ध्यान देना, यदि इसको मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऐसे देख लूं तो इसके अंदर आप मुझे बताओ कितना दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर कितने दिखाई देंगे, एक। कितने दिखाई देंगे आप मुझे बताओ, एक दिखाई देगा। और इसके अंदर आप मुझे बताना, ये बॉडी दिखाई देगी इस तरीके से। क्या दिखाई देगी, ये बॉडी दिखाई दे रही है इस तरीके से। क्लियर हो गया, हो गया। और ये जो एक एक है ना, दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रियोल। दिस वन इज कॉल्ड ए सेंट्रियोल। और जब दो सेंट्रियोल हो गए, दो सेंट्रियोल हो गए तो उनको बोल देंगे डिप्लोसोम। दो सेंट्रियोल हो गए तो उनको क्या बोल देंगे, डिप्लोसोम। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। दे आर कॉल्ड एज डिप्लो। डिप्लो मतलब टू, सोम मतलब बॉडी। किससे देखा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। बताओ किससे देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा तो आप मुझे बताओ, ये ऐसा दिखाई दिया। ऐसा सभी में होता है, सारे यूकैरियोटिक सेल में होता है, एक्सेप्ट हायर प्लांट्स। समझ में आ गया, हायर प्लांट्स में नहीं होता। क्लियर हो गया, बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है, बाकी हायर प्लांट्स में नहीं होता। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये सेंट्रोसोम आपको समझ में आ गया। माइक्रोस्कोप से देखा तो चमकता हुआ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, चमकता हुआ। और हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, सेंट्रोसोम भी हो सकती है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती, सेंट्रोसोम भी हो सकती है। तो यह बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वो सेंट्रोसोम भी हो सकती है। क्लियर हो गया। और उस सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। कितने सेंट्रियोल होते हैं, दो। मतलब वन सेंट्रोसोम इज इक्वल टू टू सेंट्रियोल। वन सेंट्रोसोम इज इक्वल टू टू सेंट्रियोल। समझ में आ गया। चलो इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, बढ़िया से थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे इसको। क्लियर है, आप मुझे बताना, ये मैंने बना दिया, दिस इज सेंट्रोसोम। ये मैंने क्या बना दिया, सेंट्रोसोम। अब जब इस सेंट्रोसोम को मैंने क्या किया, देखा। जब इस सेंट्रोसोम को हमने देखा, अच्छे से देखा, तो जब अच्छे से देखा तो उसकी असलियत समझ में आई। क्या असलियत समझ में आई, आप मुझे बताइए जरा, कि यहां पर भाई साहब जो ये है, इसके अंदर दो बॉडी हैं इस तरीके से। ये दो बॉडी हैं और ये दोनों बॉडी क्या है, एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। और ये बॉडी किससे बनी हुई है, छोटे छोटे ट्यूब से बनी हुई है, छोटे छोटे ट्यूब से जुड़ के बनी हुई है। समझ में आ गया, किससे जुड़ के बनी हुई है, छोटे छोटे ऐसे ट्यूब से जुड़ के बनी हुई है। मतलब कैसे, मान लो ये छोटा सा ट्यूब है, अरे यूट्यूब नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो बस यूट्यूब ही आता है।
समझ में आ गया। ऐसे इससे जुड़ के क्या बनी हुई है, इस तरीके से ये क्या बनी हुई है, ऐसी बॉडीज बनी हुई है। क्लियर हो गया, ये बनी हुई है। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से ये क्या हुई है, बॉडीज बनी हुई है। और ये छोटे छोटे से ट्यूब है ना, ये छोटे छोटे से ट्यूब है, तो इनको हम बोल देंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको हम क्या बोल देंगे, बताओ जरा जल्दी से, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। बताओ जरा क्या बोल देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटा, टिब्यूल मतलब ट्यूब। माइक्रो मतलब छोटा, टिब्यूल मतलब ट्यूब। बात समझ में आ गया, माइक्रो मतलब छोटा, टिब्यूल मतलब ट्यूब। क्लियर हो गया। कई बच्चों ने बोला सर आप क्लास के साथ में ही क्वेश्चन कराओ। ठीक है, बिल्कुल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यदि आप जानना चाहते हो, आप लोग बोल रहे हो मैं करा दूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको क्वेश्चन हमेशा क्या करना चाहिए, जब आपका बायो में, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बायो का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं कि जब चैप्टर फिनिश हो जाए उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन आज से कराना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूं कि बायो में हमेशा तब करना चाहिए, उससे पहले नोट्स ही नोट्स, नोट्स ही नोट्स, नोट्स ही नोट्स। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा 100 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा पढ़ा 100 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा पढ़ा 100 क्वेश्चन कर लिए, उनके दिमाग में इतना लोड हो जाता है। जबकि आपको क्या करना है, केवल नोट्स को 5-5, 6-6, 7-7 बार लिख के रिवाइज कर लो, और जब वो नोट्स परफेक्ट हो जाए, अब उतरो मैदाने जंग में। समझ में आ गया, अब किस में उतरो, मैदाने जंग में। आ जाओ, कौन आ रहा है सामने, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, सबको उड़ा देंगे। समझ में आ गया, ये मेरा तरीका है। समझ में आ गया, तो मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन करा भी दूंगा, उसके बाद में चैप्टर फिनिश होने के बाद में और क्वेश्चन आपको दे दूंगा। और आपके लिए एक सरप्राइज है, 2-3 दिन में मैं आपको बताऊंगा, जबरदस्त सरप्राइज है, वो मैं आपको 2-3 दिन में बताने वाला हूं। समझ में आ गया, मतलब बड़ा ही मजेदार सरप्राइज रहेगा, और वो आपके लिए सरप्राइज है जबरदस्त। 2-3 दिन का वेट करना, 2-3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो सरप्राइज क्या है। समझ में आ गया। बाकी एनसीईआरटी फ्लैश कार्ड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएंगे, सेंट्रियोल। बताओ ये क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ये भी क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। तो टोटल कितने हो गए, टोटल इज इक्वल टू 2 centriole, 2 centriole which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other। क्लियर हो गया। और इनको हम बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिप्लोसोम। डिप्लो का मतलब क्या होता है, दो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिप्लोसोम। और इस पूरे के पूरे को हम क्या बोल देंगे, इंटायर स्ट्रक्चर, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। सभी को समझ में आ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। और ये जो आपको यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये यही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे निकल रहे हैं। इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स से आगे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। मैं आपको बना के बताऊंगा स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे। तो सभी को समझ में आ गया। वैसे तो ये सेल का पार्ट था, लेकिन यहां लग रहा था तो हमने पढ़ लिया। जो रिक्वायरमेंट आती जाएगी वो हम पढ़ते जाएंगे। सभी को अच्छे समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं। अरे हो गया भैया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां से यही माइक्रोट्यूब्यूल्स आगे जाके आप मुझे बताना, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स से आगे क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनते जाएंगे। जब मैं स्पिंडल फाइबर बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो हो गया पूरा क्लियर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, सभी को समझ में आ गया। तो आपको वो समझ में आ गया, सारी चीजें आपको समझ में आ गई, हिस्टोन समझ में आ गया, आपको सेल ऑर्गेनेल तो पता ही है कि भाई अभी उसके फंक्शन नहीं पता तो भाई डबल तो करना पड़ेगा, इतना तो आपको मालूम है। हर सेल की रिक्वायरमेंट है तो हर सेल को ऑर्गेनेल तो देना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सेल साइकिल। तो जो हमने कल पढ़ा था एक बार हम उसको देख लें। तो यहां पर मैं बनाता हूं, मान लो ये मैंने क्या बना दिया, ये कोई सेल है, ये मैंने क्या बना दिया, कोई सेल है, अभी अभी डिवीजन से निकला है। अभी अभी किससे निकला है, डिवीजन से निकला है। ये इसका डिवीजन हो चुका है, ये देखो जरा, क्लियर हो गया। ये एम फेस, एंड ऑफ एंड फेस, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं यहां पर, एंड ऑफ एम फेस। अब इसमें से कोई भी एक का हम देख लेते हैं, किसी भी एक का देख लेते हैं, दूसरे का आप समझ जाओगे कि भाई वैसा का वैसा होगा। समझ में आ गया, दूसरे का आप समझ जाओगे वैसा का वैसा होगा। हम किसी भी एक का देख लेते हैं, यहां पर मैं बोल देता हूं एंड ऑफ एम फेस। किसकी बात कर रहे हैं, एंड ऑफ एम फेस।
क्लियर है? अब जैसे ये जीवन में इंटर करेगा, आप समझना जरा, किस में इंटर करेगा? जीवन में इंटर करेगा। इसका साइज हो जाएगा जस्ट डबल। इसका साइज आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? जस्ट डबल। ये मैंने बना दिया, इसका साइज क्या हो गया? जस्ट डबल। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? जस्ट डबल। इसके बाद आप मुझे बताओ कौन सा फेज आएगा? एस फेज। एस फेज में थोड़ी सी और ग्रोथ हो जाएगी। समझ में आ गया? थोड़ी सी और ग्रोथ हो जाएगी। G2 में आप मुझे बताओ और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो सबसे बड़ा साइज किस में हो जाएगा? सबसे बड़ा वॉल्यूम किस में हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, मैक्सिमम वॉल्यूम किस में पहुंच चुका होगा? बताना जरा जल्दी से। G2 में। चलो यहां पर नाम लिख लें। इसका नाम क्या हो जाएगा? G1। इसका नाम क्या हो जाएगा? S। और इसका नाम क्या हो जाएगा? G2। इसका नाम क्या हो जाएगा? G2। G2 भैया, G2 नहीं है, G2। समझ में आ गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? G2। G2 बात समझ में आ गई? अब चलो इसका न्यूक्लियस बना ले। यहां से इसका न्यूक्लियस बनाते हैं। ये मैंने इसका न्यूक्लियस बना दिया। यहां पर ये बना देता हूं न्यूक्लियस, ये बना देता हूं न्यूक्लियस, ठीक है, ये बना देता हूं न्यूक्लियस। समझ में आ गया? क्या बना दिया मैंने यहां पर? न्यूक्लियस। अब आप मुझे बताना, यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से डीएनए, यहां पर भी बना दूं दिस इज डीएनए। क्लियर है? अब यहां पर डीएनए का क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। क्या हो जाएगा? इस तरीके से डीएनए का डुप्लीकेशन। यहां पर भी आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? डीएनए का डुप्लीकेशन। क्या हो जाएगा? डीएनए का डुप्लीकेशन। क्लियर हो गया? सभी को याद है? सारी चीजें आगे आएंगी। क्रोमोसोम कलम ने पढ़ा था ना, सेंटर में कंस्ट्रिक्शन। अरे भैया, कंस्ट्रिक्शन का मतलब दबाव। दबाव आ गया, बीच में ऐसा आ गया, बीच में ऐसा आ गया, उसको बोलेंगे कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रिक्शन। और यदि मिडिल में कंस्ट्रिक्शन है तो मेटासेंट्रिक, यहां पर है तो टीलोसेंट्रिक, थोड़ा नीचे है तो एक्रोसेंट्रिक, और लो वेस्ट जीन्स जैसे है तो क्या हो जाएगा? सबमेटासेंट्रिक। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, सबमेटासेंट्रिक। अब यहां पर आप मुझे बताना, सेंट्रोसोम भी बना देते हैं। यहां पर सेंट्रोसोम कितने थे आप मुझे बताओ? एक। यहां पर भी कितने थे आप मुझे बताओ? एक। यहां पर कितने हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? दो। कितने हो जाएंगे? दो। यहां पर भी आप मुझे बताओ कितने हो जाएंगे? दो। क्लियर हो गया? कितने हो जाएंगे? दो। तो सभी को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो बताओ जरा, इसमें हमने क्या क्या लिखा था, क्या क्या हुआ था, आप मुझे बताइए जरा। इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला था? प्री रेप्लिकेशन फेज। इसको हमने क्या बोला था? प्री रेप्लिकेशन। अरे याद है कि भूल गए? क्या बोला था इसको हमने? प्री रेप्लिकेशन। क्या बोला था इसको हमने? प्री रेप्लिकेशन। क्या बोला था इसको हमने? प्री रेप्लिकेशन फेज। इसमें आप मुझे बताओ क्या होगा? प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ गया? क्या होगा? प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। फिर ड्यूप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल। ड्यूप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल। सारे के सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे? डबल, कुछ को छोड़ के। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अब आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल क्यों नहीं होते? तो आपको आगे सेल में पता चलेगा। ये थोड़े अलबेले होते हैं। वो एक गाना था ना, तू तो है अलबेला हजारों में अकेला, एक शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, बड़ी फ्लॉप मूवी हुई थी, बट उसमें एक गाना बड़ा हिट हुआ था, तू तो है अलबेला हजारों में अकेला। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये तो है अलबेले हजारों में अकेले। एक्चुअली ये प्रोकैरियोट्स हैं जो किसके अंदर रह रहे हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये कैसे यूकैरियोट्स की बात मान जाएंगे? थोड़ा तो अलग करेंगे ना। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये थोड़े लेट होते हैं और गोल्गी बॉडी भी बनने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो वो G2 में बनता है। क्लियर हो गया? सभी को अच्छे समझ में आ गया? एस फेज बताओ, एस फेज में क्या क्या चीजें होंगी? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों इसको सिंथेटिक फेज बोलते थे? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन। और आप मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है? फिर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। और आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या हो रहा है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। मतलब सेंट्रियोल 2 से कितने हो जा रहे हैं? 4। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। अब इसको डुप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? देखो, रेप्लिका इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए से डीएनए बन रहा है।
क्लियर है। लेकिन इसको डुप्लीकेशन क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये बस देख के ऐसे डुप्लीकेट बना लेता है। क्या कर लेता है? ये देखा ऐसा है, बस इसका डुप्लीकेट बना लिया। इसका क्या कर लिया? डुप्लीकेट बना लिया। अरे वो कई होते हैं ना अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने वाले, हाई ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाई करते कि नहीं करते? आप मुझे बताओ जरा, वो डुप्लीकेट ही होते हैं ना। तो यहां पर ये क्या होते हैं? ओरिजिनल की कॉपी से बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डुप्लीकेट। और यहां पर एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी होती है डीएनए की, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोल देते हैं? रेप्लिकेशन। सभी को समझ में आ गया? क्या बोलेंगे उसको? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बन जाएगा इसमें। आप मुझे बताओ इसमें क्या हो जाएगा? जो बचे हुए ऑर्गेनेल्स हैं वो डुप्लीकेशन हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन, या फिर यहां पर हम बोल दें डुप्लीकेशन। बताओ क्या बोल दें? डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी। और क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, एंड गोल्गी बॉडी। बात समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी। अरे बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ क्या बनेगा? टिब्यूलिन। और टिब्यूलिन बनेंगे क्यों? क्योंकि इन्हीं टिब्यूलिन से आगे स्पिंडल फाइबर बनेगा। बनेगा तब मैं बताऊंगा, अभी आपको अभी बताऊंगा, सब रखना बस। टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस। तो एनसीईआरटी लिखता है दिस इज द फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। इसमें साइटोप्लाज्म सबसे बड़ा हो जाता है, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज द फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। टिब्यूलिन चलो हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये टिब्यूलिन हम इस तरीके से बना लेते हैं। इसमें ये मैंने बना दिया ये टिब्यूलिन्स, ये मैंने बना दिया इस तरीके से टिब्यूलिन्स। तो ये टिब्यूलिन्स प्रोटीन इस तरीके से इसमें बन गए, ये बन गए इसके अंदर टिब्यूलिन प्रोटीन्स। क्लियर है? क्या बन गए इसके अंदर? टिब्यूलिन प्रोटीन्स बन गए। तो सभी को अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। इसकी प्रिपरेशन इसमें, एम फेज की प्रिपरेशन इसमें, इसकी प्रिपरेशन इसमें, एम फेज की प्रिपरेशन इसमें। सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है बताओ? चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, यहां तक बिल्कुल कॉमन होता है। यहां तक क्या होता है? बिल्कुल कॉमन होता है। सभी को समझ में आ गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब क्रोमोसोम के नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? क्रोमोसोम के नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ गया? मुझे बताओ यहां डीएनए कितना है? सिंगल। यहां डीएनए कैसा हो गया? डबल। यहां पर भी डीएनए कैसा हो गया? डबल। यहां डीएनए कैसा है? सिंगल। यहां डीएनए कैसा है? डबल। यहां डीएनए कैसा है? डबल। समझ में आ गया? तो चलो हम छोटे से क्वेश्चन करते हैं, और वो हम क्या देख लेते हैं? उसको क्रोमोसोम को ही ऐसे बना के देखते हैं। वैसे तो आपको मालूम है ऐसे क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा, समझ में आ गया? ऐसे क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा। फिर यहां पर हम बनाएंगे तो वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा होगा। क्लियर हो गया? होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा जल्दी से। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो। तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज वन क्रोमोसोम। अब क्यों बोलेंगे वो समझो, इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको वन क्रोमोसोम क्यों बोलेंगे। क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। समझना जरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। हम क्या बोलेंगे? अब आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। बताओ जरा जल्दी से, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। तो अब जरा मैं आपको कुछ वो बना के बता रहा हूं, डायग्राम आप बताते जाना। इसमें कितने सेंट्रोमेयर है? 1। तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 1। इसमें कितने सेंट्रोमेयर हैं? अभी भी इसमें सेंट्रोमेयर 1 है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 1। अभी आप मुझे बताओ इसमें कितने सेंट्रोमेयर हैं? 2। कितने सेंट्रोमेयर हैं? तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो चलो यहां पर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख लेता हूं, बताना जरा। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, तो आप मुझे बताओ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले क्रोमोसोम का नंबर काउंट करना सीखो, फिर डीएनए का अमाउंट देखेंगे। तो बताओ इसमें सेंट्रोमेयर कितने हैं भैया? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कितने हैं इसके अंदर? 1।
इसके अंदर भी कितने हैं 1 और इसके अंदर कितने हैं एक ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2, टोटल कितने हो जाएंगे 2। और इसके ऊपर क्वेश्चन इवन ऑल इंडिया पीजी में भी आता है, समझ में आ गया, किस में आता है, ऑल इंडिया पीजी में भी आता है। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा 2। तो सभी को समझ में आ गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। जितने सेंट्रोमेयर उतने, आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएंगे क्रोमोसोम। तो वो मूवी देखिए गब्बर वाली, शोले मूवी देखिए, उसमें बोलता ना कितने आदमी थे, ठीक है। तो अब यदि कोई आपसे पूछेगा क्रोमोसोम कितने, तो आप क्या पूछोगे, कितने सेंट्रोमेयर थे। तो आप मुझे बताओ क्या पूछोगे, कितने सेंट्रोमेयर थे। जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। तो सबसे पहले क्रोमोसोम के नंबर काउंट करना सीखो, उसके बाद में हम डीएनए के अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया, चलो फटाफट देखो। यहां पर मान लो मैंने बना दिया इस तरीके से, मैं सेल बना देता हूं, अलग अलग ऐसे न्यूक्लियस बना देता हूं। ये मैं न्यूक्लियस बना देता हूं, एक न्यूक्लियस बना दिया, ये दूसरा न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, ये तीसरा न्यूक्लियस बना दिया, ये मैंने बना दिया, यहां पर चौथा न्यूक्लियस बना दिया। अब आप बताओगे किसके अंदर कितने क्रोमोसोम है। समझ में आ गया, कितने क्रोमोसोम है आप बताओगे, ठीक है। मैं रैंडमली बना रहा हूं, आप रैंडमली बताओगे। समझ में आ गया, बताओ। इसमें मुझे बताओ, केवल आपको बताना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बताओ जरा जल्दी से, क्या बताना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो बताना जरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। काउंट करो, एक सेंट्रोमेयर दूसरा सेंट्रोमेयर, तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर काउंट करो 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर आप मुझे बताओ 4। अब यहां पर काउंट करो 1 2, तो यहां पर कितने हो जाएंगे आप मुझे बताओ 2। यहां पर आप मुझे बताओ कितने हो जाएंगे, अगेन 2। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 2। बन जाएगा क्वेश्चन, बताओ जरा जल्दी से। और कई बच्चे बोल रहे थे सर लाइव क्लास लो। बेटा ये जो हमारा मतलब विद्यापीठ वाला है, उनमें सभी टीचर्स की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड ही जाएगी। हां, चैप्टर खत्म होने के बाद में हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया, ऐसे 5-6 लेक्चर बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हम लाइव डिस्कशन करेंगे बढ़िया से, आपसे 1 to 1 जो है, बढ़िया 1 to 1 बोल रहा हूं, मतलब आपसे बात करेंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया से लाइव आपसे जो है बात करेंगे। और उसमें मैं आपको, जिस दिन लाइव जाएगा, मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। समझ में आ गया, एक जबरदस्त सरप्राइज है जो आपकी प्रिपरेशन को ऐसे रॉकेट की तरह उड़ा देगा, सुई। समझ में आ गया, रॉकेट की तरह उड़ा देगा। कम से कम ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी होगी। आप ये समझ लेना, आपके 170 प्लस आ गए, 170 प्लस आ गए, 100% आपके आ जाएंगे। समझ में आ गया, तो जबरदस्त सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए। क्लियर है, चलो अब देखना, इसको मैं लिख रहा हूं, इस तरीके से बना रहा हूं। तो बताओ इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 1। इसमें आप मुझे बताओ अभी भी क्रोमोसोम कितने हैं, 1। लेकिन अभी आप मुझे बताओ इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे। अरे बोलो, क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, यहां पर बता दो नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अरे बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बताओ इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 1। इसमें भी आप मुझे बताओ कितने हो जाएंगे, 1। कैसे, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। समझ में आ गया। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा कितने क्रोमोसोम थे, आप पूछोगे कितने सेंट्रोमेयर थे, कितने सेंट्रोमेयर थे। अब वो पूछेगा कितने क्रोमोसोम थे, आप क्या बोलोगे, कितने सेंट्रोमेयर थे। तो बन जाएगा सभी से। यहां पर आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। चलो अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए। किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताना, अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसको मैं बोल सकता हूं 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए। इसके अंदर आप मुझे बताओ डीएनए कितना हो जाएगा, ये एक डीएनए है, इसके अंदर कितना डीएनए है आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर कितना डीएनए, दिस इज 1 डीएनए। यहां पर आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने डीएनए हो जाएंगे, इसके अंदर 2 डीएनए। यहां पर भी आप मुझे बताओ टोटल कितने डीएनए हो गए, दीज आर 2 डीएनएस।
दीज आर 2 डीएनए। समझ में आ गया? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, बताना जरा जल्दी से, 1 क्रोमोसोम, ऐसा क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजी में आता है, 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए। अरे बोल सकता हूं, बोलो जल्दी से, 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए बोल सकता हूं। दूसरी तरफ आप मुझे बताना यहां क्या बोल सकता हूं, बोलो, 1 क्रोमोसोम विथ हाउ मेनी डीएनए, 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए, विथ 2 डीएनए। अब यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 क्रोमोसोम्स with how many DNA? 2 DNA. 2 chromosomes with 2 DNA. 2 chromosomes with 2 DNA. सभी को समझ में आ गया? 2 chromosomes with 2 DNA. 1 chromosome with 1 DNA. 2 chromosome with 2 DNA. 1 chromosome with 1 DNA. 2 chromosome with 2 DNA. अब हम देखते हैं G1 से G2 में क्या होता है। G1 से G2 में क्या होता है वो हम देखते हैं। G1 से G2 में क्या होता है, तो देखो G2 नाम ही बता रहा है, G2। तो आप मुझे बताओ डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। क्लियर हो गया? डीएनए का अमाउंट हमेशा क्या हो जाएगा, डबल। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्लियर है? आपको होमवर्क भी देते हैं। आप मुझे बताना, सबसे पहले मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया G1, ये मैं बना लेता हूं G1, ठीक है। इसके बाद क्या बना लेता हूं, S, ये बना लेता हूं S फेस, और ये मैं क्या बना लेता हूं, दिस इज G2, ये क्या बना लेता हूं, G2। अब सीधे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहां पर ऐसे बना दूं आपके समझने के लिए, इसको ऐसे क्रोमोसोम ऐसे बना देता हूं। मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कौन सा फेज आ गया, दिस इज S फेज, तो इसमें डीएनए क्या हो जाएगा, ऐसे डबल, क्या हो जाएगा, डबल। अरे ये क्रोमैटिन ही है, इन्हीं क्रोमैटिन को कंडेंस करके ऐसे क्रोमोसोम बना दिया। यहां पर भी आप मुझे बताओ कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। तो अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना, इसको हम बोल रहे हैं G1, दिस इज G1 एंड दिस इज G2। समझ में आ गया, दिस इज G2। तो आप देखो जरा 1 के कंपेयर में, आप जरा काउंट करना, 1 के कंपेयर में क्या डबल हो गया डीएनए का अमाउंट, 1 से 2 में क्या हो गया, बताओ क्या डबल हो गया, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। बताओ क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। खुद ही बता रहा है, देखो चिल्ला के, 1 से 2 में क्या हो गया, 1 से 2 में क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। या फिर ऐसे लिख लें, डीएनए अमाउंट डबल, और सिंपल वे में लिख लेते हैं डीएनए अमाउंट डबल। कैसा हो गया, डबल हो गया। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर, अब आप देखना, एक मजेदार चीज आप देखना, आपको खुद मिल जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, जीजी। दोनों में कॉमन क्या है, जीजी। दोनों में कॉमन क्या है, जीजी। और इस जी को आप मुझे बताओ, यदि ऐसे बनाया है, यदि इसको ऐसे कर दूं तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर। क्या बन जाएगा, आप मुझे बताओ, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर। क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर। तो आप यहां पर देखो जरा, इसी को मैं क्या बना सकता हूं, क्रोमोसोम का नंबर। तो इसके कंपेयर में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, आप मुझे बताओ जरा, क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा, कांस्टेंट। क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, कांस्टेंट। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, दोनों में कॉमन। G1 G2 में जैसे छोटी क्लास में कॉमन निकालते थे ना, 2 + x + 2 कॉमन निकालते थे, 2 को बाहर निकाल लेते थे, x + 1 ऐसा कर देते थे ना। तो G1 G2 में से यदि कॉमन निकालोगे तो G को कॉमन निकाल सकते हो ना, निकाल सकते ही नहीं निकाल सकते। और वो कॉमन क्या है, क्रोमोसोम नंबर। कॉमन क्या है, क्रोमोसोम नंबर। फिर से मुझे बताओ, G1 से G2 में कॉमन क्या है, क्रोमोसोम का नंबर। G1 से G2 में कॉमन क्या है, क्रोमोसोम का नंबर। डबल क्या है, जो 1 से 2 हो गया वो डबल हो गया। और यदि भूल जाओ तो देखो और कितना आसान है, समझ में आ गया। यहां पर आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम नंबर। क्या है, क्रोमोसोम नंबर, सेम। क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम। समझ में आ गया। अब देखो और सिंपल तरीके से आप देखना, ये मैंने बना दिया G, पहले G आता है, ये आ गया पहले G। उसके बाद आप मुझे बताओ 1 आता है, फिर 2 आता है। अब मुझे बताना अल्फाबेटिकली पहले C आता है या पहले D आता है। पहले कौन आता है, C। तो इसके साथ में कौन आएगा, आप मुझे बताओ जरा, C। इसके साथ में कौन आएगा, C, क्रोमोसोम का नंबर। बाद में ये 1 और 2 आता है, बाद में ये 1 और 2 आता है, तो इसके साथ में क्या आएगा, D। पहले C बाद में D, पहले C बाद में D। क्लियर हो गया।
तो ये डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल। कितना आसान है, डी फॉर डीएनए, डी फॉर डबल, डी फॉर डबल। क्रोमोसोम नंबर कॉमन, सी फॉर क्रोमोसोम नंबर, सी फॉर कॉमन, सी फॉर क्रोमोसोम नंबर, सी फॉर कॉमन। आप कभी भूलोगे क्रोमोसोम नंबर कॉमन, क्रोमोसोम नंबर कॉमन, डीएनए अमाउंट डबल। आपसे कोई पूछे जीवन से जी2 में डीएनए पूछ रहा है, डी फॉर डीएनए, डी फॉर डबल, डी फॉर डीएनए, डी फॉर डबल। और यदि आपसे कोई पूछ रहा है क्रोमोसोम का नंबर, सी फॉर क्रोमोसोम, सी फॉर कॉमन, सी फॉर क्रोमोसोम, सी फॉर कॉमन, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, कॉमन। क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, कॉमन। बट डीएनए का अमाउंट क्या होगा, डबल। डी फॉर डीएनए, डी फॉर डबल, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। 1 से 2 में डीएनए डबल, क्रोमोसोम कॉमन, क्रोमोसोम नंबर कॉमन, क्रोमोसोम नंबर कॉमन। कभी भूलोगे तो नहीं, खुद बता रहा है क्रोमोसोम का नंबर कॉमन, डीएनए का अमाउंट डबल, डीएनए का अमाउंट डबल। इसको पूरे एक पेज में लिखना। अब कोई क्वेश्चन कर लेना, दुनिया का आपसे सब बन जाएगा, सब कुछ आपसे बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। कोई आपको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स पहुंचते, अभी जरा बायोकेमिस्ट्री वगैरह आने दो। जब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट पहुंचते हैं और फिर वहां से वो मैसेज करते हैं कि सर यहां पर हम लेनिंजर पढ़ रहे हैं, लिपिनकॉट पढ़ रहे हैं, हार्पर पढ़ रहे हैं, और उसके 70 पेज आपने 5 पेज में खत्म करवा दिए और हमसे सब बन जाता है, हमसे सब बन जाता है, टीचर पूछता है हमसे सब कुछ बन जाता है। तब उनको समझ में आएगा, याद रखना, हमारे नोट्स पूरे इंडिया के कंपेयर में आधे रहेंगे। समझ में आ गया, आधे रहेंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे टैबलेट छोटी होती है तब भी असर करती है, और छोटी चीजों को कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकते। अभी एक छोटे से वायरस ने दुनिया की बैंड बजा दी थी। तो समझ में आ गया, याद रखना, हमारे नोट्स कम रहेंगे बट क्वालिटेटिव ज्यादा रहेंगे। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। इसको लिखो पहले। फिर क्वेश्चन देता हूं आपको जीवन से जी2 में, और जो जी2 में वही एस में होता है। लिख लिया, चलो क्वेश्चन देता हूं। यहां बना देता हूं जीवन, यहां बना देता हूं एस, और यहां बना देता हूं जी2। यहां क्या बना देता हूं, जी2। याद रहेगा, इसको क्या बना दूंगा जल्दी से आप मुझे बताना। दिस इज जी2। हो गया, चलो एक ऐसी लाइन और खींच देते हैं। हो गया, बन जाएगा जीवन एस जी2। चलो अब आप मुझे बताना, मैं इसमें से लिख देता हूं, कई सारे ऐसे लाइन बना देता हूं, क्वेश्चंस दे देता हूं, आप करोगे, ठीक है। देखो, अब मुझे बताओ, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मान लो मैं क्रोमोसोम का नंबर बोल रहा हूं। मान लो यहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 20। कितना है, 20। डीएनए का अमाउंट, मान लो डीएनए का अमाउंट है यहां पर 40 पिकोग्राम। कितना है, 40 पिकोग्राम। तो बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, फटाफट फटाफट बोलो भैया। सभी में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, तो क्रोमोसोम का नंबर बताओ कितना रहेगा, 20। यहां पर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा, 20। अरे खुद चिल्ला रहा है, कॉमन कॉमन क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर 20। अब बताओ किसका अमाउंट हम बात कर रहे हैं, डीएनए का। किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए का। तो डीएनए का अमाउंट यहां पर तो भाई इसी में देखना है हमको, 40 पिकोग्राम। क्लियर हो गया, क्या बोल रहे हैं, 40 पिकोग्राम। ये बना दिया 40 पिकोग्राम। यहां पर डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। क्या बना देंगे, डबल। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 80 पिकोग्राम। यहां पर भी आप मुझे बताओ डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, इट वुड बी 80 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा, इट वुड बी 80 पिकोग्राम। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो यहां पर क्रोमोसोम का नंबर मैं कितना बोल रहा हूं, 46। कितना बोल रहा हूं, 46। और डीएनए का अमाउंट मैं यहां पर बोल रहा हूं, मान लो 46 ही पिकोग्राम बोल रहा हूं। क्लियर हो गया। तो बताओ जरा, यहां पर अगेन क्रोमोसोम का नंबर आप मुझे बताओ, ये एंड ऑफ एम फेज है या स्टार्टिंग में बोल दिया है, जीवन में बोल दिया है, ये जीवन ही है ऐसे समझ लो। तो यहां पर क्रोमोसोम का नंबर 46। फिर बताओ यहां पर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 46। यहां पर भी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, 46। लेकिन आप मुझे बताओ डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। किसमें, इसमें, ये तो जीवन है, इसमें तो सेम होगा, ये एंड ऑफ एम फेज हो गया ना, ये बोल दिया 46 पिकोग्राम। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा यहां पर, 92 पिकोग्राम।
यहां पर आप मुझे बताओ डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा 92 पिकोग्राम। जो G2 में वही है इसमें, याद रखना कोई चेंज नहीं है। तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप घर पे सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया। क्रोमोसोम का नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं X है, बाकी सब में क्या होगा डीएनए का अमाउंट यहां 2C है, तो बाकी सब में क्या होगा क्रोमोसोम का नंबर यहां पर 10 है, डीएनए का अमाउंट यहां पर कितना है 40 है पिकोग्राम, आपको पता लगाना है। क्रोमोसोम का नंबर यहां पर आप मुझे बताओ जरा कितना है 24 है, ठीक है। और डीएनए का अमाउंट यहां पर कितना है आप मुझे बताना जरा। मान लो डीएनए का अमाउंट हम बोल दे रहे हैं कुछ भी मान लो इसको बोल देता हूं 50 पिकोग्राम। तो अब आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कर लोगे? ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कर लोगे? आप मुझे बताओ कॉमन क्रोमोसोम का नंबर डबल डीएनए किसके कंपेयर में G1 से G2, ये हो जाएगा एंड ऑफ एम फेज। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा एंड ऑफ एम फेज। तो याद रखना एंड ऑफ एम फेज और G1 में बिल्कुल बराबर होता है। क्लियर हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे एंड ऑफ एम फेज। जो अमाउंट होता है वही अमाउंट इसमें होता है, लेकिन इसके कंपेयर में हर जगह डबल 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 डबल, क्या डीएनए डबल, क्रोमोसोम कॉमन डीएनए डबल, याद हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोल दो भाई लोगों जल्दी से। आ गया सभी को समझ में? चलो अब देखना, अब हम बात कर रहे हैं ये जो एम फेज है, ये एम फेज 2 तरीके का होता है। समझ में आ गया? एक माइटोसिस एक मियोसिस। अब क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है मियोसिस, वो जरा ध्यान से समझो। देखो चलो यहां पर हम बना लेते हैं, ये मैंने एक पर्सन बना दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये मैंने एक पर्सन बना दिया, ये मैंने एक मेल बना दिया, ये मैंने एक फीमेल बना दी। ठीक है, क्या बना दी, ये मैंने एक फीमेल बना दी। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे। आपको मालूम है इसके अंदर होते हैं 46, इसके अंदर भी कितने होते हैं 46। समझ में आ गया कितने क्रोमोसोम होंगे 46। सबको मालूम है हमारे हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे 46। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ ये जो भाई है ये क्या बनाएगा स्पर्म, ये क्या बनाएगा आप मुझे बताओ जरा स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्या बनाएगी आप मुझे बताओ जरा ओवम, क्या बनाएगी ओवम, कौन सी प्रोसेस से, oogenesis से। किससे बनाएगी आप मुझे बताओ जरा, oogenesis से। और यहां पर ये क्या बनाएगा स्पर्म, किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। सभी को समझ में आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनाएगा ये स्पर्म। चलो मैं यहां पर बना देता हूं, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज स्पर्म। ये क्या बना दिया स्पर्म। यहां पर आप मुझे बताओ ये मैंने क्या बना दिया ओवम, क्या बना दिया ओवम। अब मुझे बताओ इनके अंदर कितने क्रोमोसोम होना चाहिए, बताओ 46 या फिर 23। चलो हम मान लेते हैं 46, हमने आपकी बात मान ली, क्या कर देते हैं 46। मान लो इसके अंदर मैंने क्रोमोसोम कितने डाल दिए 46। अब ये दोनों फ्यूज हो गए और यहां पर फ्यूज होके इनने बना लिया जायगोट। ये क्या बना लिया जायगोट। तो जायगोट में कितने हो जाएंगे 46 प्लस 46, इसका मतलब हो जाएंगे 92। अरे भैया 2 क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए तो चिंपांजी हो जाता है, 46 का बढ़ गया तो डायनासोर पैदा हो जाएगा, पता चले आग मुंह से आग निकलता हुआ डायनासोर। तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर यदि 2 क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए तो ह्यूमन से चिंपांजी बन जाते हैं, तो यदि 46 का नंबर बढ़ गया तो डायनासोर पैदा हो जाएंगे। तो क्या अच्छा रहेगा इंसान के बच्चे डायनासोर। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मुझे नहीं पता 92 क्रोमोसोम किसमें होते हैं। क्लियर है। मान लो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि हो सकता है डायनासोर में रहते हो, पता चले बच्चा पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहां ड्रैगन पैदा हुआ है। समझ में आ गया। सोचो जरा कभी ऐसा होता, अच्छा कौन सा ड्रैगन पैदा हुआ है, आग उगलता हुआ या पूंछ निकालता हुआ, उड़ता हुआ या तैरता हुआ, कौन सा ड्रैगन आपके यहां आ रहा है। तो बताओ ऐसी आपको खबरें ना ही मिले तो ज्यादा अच्छी है ना, कि पता चले जैसे ही पैदा हुआ और पैदा होते से उसने आगे से ऐसे किया, पता चले वो देखा है आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स में बोलती ना ड्रकैरिस,
ऐसे करती है ड्रैकेरिस और वहां से पूरा आग लगा के ऐसे फुर्र सबको ऐसे जला मारता है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, जैसे ही पैदा हुआ और आप बढ़िया से इससे ऐसे बोलो ड्रैकेरिस, तो पता चले उसने क्या कर दिया, हॉस्पिटल में आग लगा दी। क्या कर दी उसने, हॉस्पिटल में आग लगा दी। तो बताओ ये सही है क्या कि पता चला एक एक बच्चा एक एक हॉस्पिटल को निपटाता जा रहा है, वैसे ही अपनी इंडिया में हॉस्पिटल कम है। तो क्या ये करना सही है? नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, यहां पर इसको 46 ना करके बताओ जरा इस परेशानी का सॉल्यूशन हम क्या करें, यहां पर यदि हम आधे कर दें, कितने कर दें आप मुझे बताओ जरा, आधे कर दें, समझ में आ गया 23, और कितने कर दें 23। तो आप मुझे बताओ जरा यदि 23 इसके अंदर कर दें तो अब जो यहां पर बनेगा बताओ जरा, ये जो जाइगोट बनेगा इसके अंदर 23 प्लस 23 रहेंगे, कितने रहेंगे 23, टोटल कितना हो जाएगा 46। तो यहां पर इस सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम हो गया, तो भैया अब इंसान ही बनाएगा। समझ में आ गया, अब इंसान ही बनाएगा तो कम से कम डॉक्टर आके यही बोलेगा बधाई हो, ठीक है, बधाई हो लड़का है लड़की पैदा हुआ है, ऐसा नहीं बोलेगा बधाई हो डायनासोर पैदा हुआ है, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। बात समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये दोनों आ गए, तो इसको बनाने के लिए स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर कॉमन रखने के लिए हमने क्या कर दिया, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर दिया स्पर्मेटोजेनेसिस से, oogenesis से। और इन दोनों प्रोसेस को कराने का मेन जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को हम बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे उसको, मियोसिस। मियो का मतलब हाफ, मियो का मतलब हाफ, ये भी कैसे होगा मियोसिस, ये भी कैसे होगा आप मुझे बताओ जरा, मियोसिस बन जाएगा सभी को, इसको हम क्या बोलेंगे मियोसिस। क्लियर हो गया। तो मियो का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ जरा, मियो का मतलब होता है हाफ, मियो का मतलब क्या होता है हाफ, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे मियोसिस। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो 90 क्रोमोसोम है सेल में और उसमें यदि मियोसिस हो गया तो कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे बताओ जरा, कितने बचेंगे उसके अंदर 45। यदि 100 है तो 50, यदि 50 है तो 25, यदि 90 है तो 45, 92 है तो 46, 46 है तो 23, 40 है तो 20 बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलो ये बन गया जाइगोट। अब इस एक जाइगोट से सिंगल सेल से हमको पूरा का पूरा एक बच्चा बनाना है। चलो देखो जरा क्या करना है, बच्चा बनाना है। और हर एक सेल के अंदर, मेरे इस सेल को निकाल लो इसमें भी 46, इस सेल को निकाल लो इसमें भी 46, इसको भी निकाल लो 46, यहां हेयर फॉलिकल से निकाल लो 46, यहां से निकाल लो 46, यहां बक्कल से निकाल लो 46, हर जगह से क्या मिलेंगे 46 46 46। तो इसका मतलब अब हमको क्या करना है, एक बच्चा बनाना है। चलो एक बच्चा बना देता हूं, ठीक है, बच्चा मन का सच्चा, ये बना दिया मैंने बच्चा मन का सच्चा। क्लियर हो गया। ये देखो जरा बना दिया इस तरीके से बच्चा मन का सच्चा। और चलो इसको डॉक्टर भी बना देते हैं, स्टेथोस्कोप भी लगा देते हैं। समझ में आ गया, पैदा होते से ही ये देखो जरा इसको स्टेथोस्कोप भी पहना दिया हमने। क्या कर दिया हमने, इसको स्टेथोस्कोप भी पहना दिया। समझ में आ गया, क्या पहना दिया, स्टेथोस्कोप भी पहना दिया। तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, इसमें एक सेल है और इसमें 100 ट्रिलियन सेल है। अब इतने सेल बनाने हैं और सब एक जैसे सेल बनाने। अब ये मत पूछना कि सर फिर सब सेल एक में डीएनए एक जैसा है तो फिर हमारे सेल अलग क्यों है, लीवर का अलग क्यों है, पैंक्रियास का अलग क्यों है, आंख का अलग क्यों है। ये आपको समझ में आएगा जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। समझ में आ गया, जब हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थोड़ा सब्र रखना, ये मॉलिक्यूलर बेसिस में हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे डिवीजन 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 डिवीजन, मिलियंस, कई सारे इसमें डिवीजन होंगे। और इसमें 46 क्रोमोसोम है और इसके हर एक सेल के अंदर, आप मुझे बताना जरा, इसके हर एक सेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 46 46। सबके अंदर कितने होंगे, 46। सबके अंदर कितने होंगे आप मुझे बताओ जरा, सबके अंदर कितने हो जाएंगे, 46। सबके अंदर कितने हो जाएंगे आप मुझे बताना जरा, 46। तो इसका मतलब मुझे सेम बनाना है और सेम बनाने के लिए जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज माइटोसिस। तो माइटो का मतलब क्या होता है, सेम। माइटो का मतलब क्या होता है, सेम। बताओ माइटो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम। समझ में आ गया, माइटो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम। और मियो का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ। तो एम फेज दो टाइप का हो सकता है, या तो मियोसिस होगा या फिर माइटोसिस होगा। यदि हमको ग्रोथ करना है माइटोसिस होगा, रिपेयर करना है माइटोसिस होगा, रीजनरेशन करना है माइटोसिस होगा, लेकिन स्पर्म और ओवम बनाने हैं तो मियोसिस होगा।
समझ में आ गया। यदि हमको ग्रोथ करना है, रिपेयर करना है, रिजनरेशन करना है, तो हमेशा क्या होगा, हीलिंग ऑफ वुंड करनी है। यहां चोट लग गई, हीलिंग ऑफ वुंड करना है तो क्या होगा, माइटोसिस। लेकिन जहां पर स्पर्म और ओवम बनाना है, केवल गैमेटोजेनेसिस करानी है, वहां पर कौन होगा, मियोसिस। तो दोनों एम फेज आपको समझ में आ गए। ये दो एम फेज कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। क्लियर हो गया। तो माइटोटिक फेज दो टाइप का हो सकता है, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। अब पहले हम पढ़ते हैं माइटोसिस। क्या पढ़ते हैं, माइटोसिस। क्लियर हो गया। माइटो का मतलब सेम, माइटो का मतलब सेम, बात समझ में आ गया। माइटो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम 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 सेम। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अरे बोलो भाई लोगों। माइटो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम सेम। ठीक है, मुझे लगा पेज ऐड करना है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले माइटोसिस। तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, पहले आप मुझे बताओ माइटो का मतलब क्या हो जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटो, सेम। क्लियर है। तो चलो आपको मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं। मान लो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, और यदि इसमें क्या हो गया, माइटोसिस, तो इससे कितने सेल बनेंगे, दो, और हर एक के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पर बना दिया, मान लो कोई सेल है, इस सेल के अंदर मान लो 90 क्रोमोसोम है, और इसमें भी क्या हो गया, माइटोसिस। तो कितने सेल बनेंगे, दो। क्यों बनेंगे, अभी हम देखते हैं। और हर के अंदर कितने होंगे, 90 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 90 क्रोमोसोम। तो इसका मतलब आप मुझे बताना जरा, माइटोसिस 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 हमेशा किस काम आता है, ग्रोथ में। भाई नंबर बढ़ेगा सेल का तो ग्रोथ हो जाएगी, है ना। अब फिर आप मुझे बताओ, रिजनरेशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारी जगह पे माइटोसिस जो है वो काम आता है। क्लियर हो गया सभी को, सभी को अच्छे समझ में आ गया। चलो अब इस माइटोसिस में भी आप मुझे बताना जरा, कितने फेज, माइटोसिस को हम देख ले। अगेन आप मुझे बताओ, माइटोसिस में कितनी चीजें हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा इंटरफेस, एक हो जाएगा एम फेस। एक क्या हो जाएगा, एम फेस। क्लियर हो गया, सभी को अच्छे समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो तो अब आप देखना, मैं एक बार फिर से यहां पर आपको बना के बता दे रहा हूं, फिर से मैं आपको बना के बता दे रहा हूं। दिस इज G1 फेज, दिस इज एस फेज। कौन सा फेज हो जाएगा, इसको मैंने G1 फेज बना दिया, इसको मैं कौन सा फेज बना दूं, बताओ जरा, कौन सा फेज बना दूं, एस फेज। इसके बाद इसको कौन सा फेज बना दूं, दिस इज G2 फेज। कौन सा फेज बना दूं, G2 फेज। और इसके बाद आप मुझे बताना, यहां से कौन स्टार्ट हो रहा है, एम फेज। कौन स्टार्ट हो रहा है, एम फेज। और उस एम फेज में सबसे पहला कौन होगा, बताओ जरा, कौन ओपनिंग करने आ रहा है इस एम फेज में, इस एम फेज में ओपनिंग करने आ रहा है प्रोफेज। इस एम फेज में ओपनिंग करने कौन आ रहा है, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद कौन आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज के फर्स्ट डाउन कौन आएगा, मेटाफेज। सेकेंड डाउन कौन आ जाएगा, एनाफेज। समझ में आ गया। और लास्ट में कौन आएगा, टीलोफेज। कौन आ जाएगा, टीलोफेज। और इसके साथ में साइटोकाइनेसिस, याद है ना, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बता दो जरा जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डना डन डन हो गया। तो बताओ जरा, इसके बस में नाम लिख लूं इस तरीके से, जो होता है आप पहले देख चुके हो, G1, इसमें क्या हो जाएगा S, इसमें क्या हो जाएगा G2। सब आपको मालूम है इसके अंदर क्या क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, मैं न्यूक्लियस बना देता हूं, आप बनाओगे, आप बनाओगे इसके अंदर क्या क्या होता है। समझ में आ गया। आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं, बताओ जरा, आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं कि यदि मान लो यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, ये एक क्रोमैटिन बना दिया, क्लियर है, ये मैंने एक बना दिया इस तरीके से, दोनों का यहां पर डीएनए क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डबल। क्या हो जाएगा, दोनों का डीएनए डबल। क्या हो जाएगा, डबल। यहां पर भी आप मुझे बताओ, दोनों का डीएनए कैसा हो जाएगा, डबल। यहां पर भी दोनों का डीएनए कैसा हो जाएगा, डबल। क्लियर है। अब आप मुझे बताना, यहां पर मैंने क्या बनाया था, दिस इज सेंट्रोसोम। यहां पर भी सेंट्रोसोम क्या हो जाएंगे, डबल। कितने हो जाएंगे, बताओ जरा जल्दी से, डबल। क्लियर है। यहां पर भी कैसे हो जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, डबल। ये मैंने बना दिया डबल डबल। क्या बना दिया मैंने, डबल डबल। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, डबल डबल।
अब इंटर करेगा एम फेज, और एम फेज में ओपनिंग करने कौन आ रहा है? प्रोफेज। कौन आ रहा है? प्रोफेज, तभी तो नाम है ना प्रो पहले। तो प्रोफेज जैसे प्रोकैरियोट्स, पहले आने वाले कैरियोट्स क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोफेज सबसे पहला फेज कौन कहलाएगा? प्रोफेज। क्या कहलाएगा? प्रोफेज। और मजे की बात है, प्रोफेज को याद करने का निमोनिक्स है पप्पू कैन डांग साला। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? पप्पू कैन डांग साला। क्लियर है? और इसी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? टीलोफेज। इसी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? टीलोफेज। पप्पू कैन नॉट डांग साला, टीलोफेज। पप्पू कैन नॉट डांग साला, टीलोफेज बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो सभी को समझ में आ गया। मेटाफेज, मोटाफेज, मेटाफेज, मोटाफेज। इस समय क्रोमैटिन सबसे मोटे होते हैं, सबसे छोटे सबसे मोटे होते हैं। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज, याद हो जाएगा। और मिडिल में अरेंज हो जाते हैं, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। बचपन में गेम खेला होगा स्कूल में, टीचर ने बोला होगा, पीटीआई ने, एक काम करो सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, और बोला होगा 1 2 1 2 1 2 1 2 बोलो, बोला था। और जब उनने बोला 1 वाले इस तरफ चले जाओ, ओड वाले इस तरफ, इवन वाले इस तरफ, था ना? तो आप मुझे बताओ, पहले उनको बराबर बराबर बांटने के लिए सबको एक लाइन में खड़ा किया था। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? क्रोमोसोम को बराबर बराबर बांटने के लिए हम पहले क्या करेंगे? एक लाइन में खड़े कर देंगे, मिडिल में अरेंज कर देंगे, और इसको हम बोलेंगे मेटाफेज। क्या बोलेंगे इसको? मेटाफेज। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे हम इसको? मेटाफेज। और अलग कर दिया तो एनाफेज। पीटीआई ने बोला सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, मेटाफेज। बोला 1 2 1 2 करके अलग अलग हो जाओ, एनाफेज। और प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज, प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज, प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? चलो अब हम प्रोफेज और टीलोफेज को एक साथ पढ़ते हैं। तो बताओ यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लूं? दिस इज प्रोफेज, प्रोफेज। यहां पर क्या लिख लूं? टीलोफेज, टीलोफेज। ये बना दिया हमने प्रोफेज, ये बना दिया टीलोफेज। अब देखो कितना बढ़िया है। टी फॉर टीलोफेज, टी फॉर 2 न्यूक्लियस। ये अकेली ऐसी स्टेज है जिसमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। टी फॉर टीलोफेज, टी फॉर 2 न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताना जरा? 2 न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? 2 न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ, हमने याद करने के लिए क्या बोला था? बताना जरा जल्दी से। पप्पू, बताओ जरा क्या बोला था? पप्पू कैन डांग साला। याद आ रहा है ना क्या बोला था? पप्पू कैन डांग साला। चलो यहां देख लेते हैं। पप्पू कैन, पी फॉर पप्पू, पी फॉर प्रोफेस, पप्पू कैन डांग साला। समझ में आ गया? कितना सिंपल है। अरे डीएस हो गया, रुक जाओ जरा जल्दी से। पप्पू कैन डांग साला बन जाएगा। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर मैंने क्या बोल दिया? पप्पू कैन डांग साला। अरे बन जाएगा? बोलो जल्दी से। पप्पू कैन डांग साला, याद हो जाएगा। अब इसी को उल्टा कर दो, पप्पू कैन नॉट डांग साला, तो क्या हो जाएगा? टीलोफेज कैन नॉट डांग साला। इसी से याद करेंगे, पहले हम इसको याद करेंगे, और जैसे ये याद होगा आपको ये भी याद हो जाएगा। बन जाएगा? अब देखो जरा जल्दी से। तो सी से हम बात कर रहे हैं। सी से सबसे पहले होगा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्यों होगा अभी हम देखते हैं, एक एक का रीजन देखेंगे। क्रोमैटिन कंडेंसेशन क्लियर है? बिगिन, इसमें बिगिन होता है। एक चीज याद रखना, बिगिन हो जाए तो अर्ली प्रोफेज, फिनिश हो जाए तो अर्ली मेटाफेज। जैसे आप ये समझो, मान लो आप रात भर से सोए नहीं हो, मान लो आप उल्लू की प्रजाति के हो। समझ में आ गया? 2 प्रजाति के लोग मिलते हैं, एक उल्लू की प्रजाति के होते हैं, एक मुर्गे की प्रजाति के होते हैं। तो यदि मान लो आप उल्लू की प्रजाति होगी, मान लो आप रात भर जो है जाग रहे हो, तो आप मुझे बताओ सुबह 4 बजे को आप क्या बोलोगे? लेट नाइट। ये बोलोगे ना, कल रात को रात तक जागे थे, ठीक है। और यदि आप मान लो किसकी मुर्गे की प्रजाति की, और 4 बजे उठ के मान लो कुकड़ू करने लगे, तो आप क्या बोलोगे? सुबह जल्दी उठ गया, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका मतलब उसी 4 बजे को आप क्या बोलोगे? अर्ली मॉर्निंग। तो इसी तरीके से प्रोफेज का खत्म होना
मेटाफेज का शुरू होना कहलाता है। तो लेट प्रोफेज जब खत्म हो रहा होता है तभी अर्ली मेटाफेज आ जाता है, तो वो ट्रांजिशन का फेज होता है। तो जो चीज यहां शुरू होगी वो फिनिश किस में होगी? ट्रांजिशन टू मेटाफेज या फिर अर्ली मेटाफेज में। अभी हम डायग्राम समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन सेंट्रियोलर मूवमेंट, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। सेंट्रियोलर मूवमेंट, सेंट्रियोलर मूवमेंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सर निमोनिक्स की जरूरत क्यों है? निमोनिक्स की जरूरत इसीलिए है, देखो आप इसको स्टेटमेंट से आप पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। आपको मान लो इसमें प्रोफेस में कितनी चीजें हो रही हैं? 6 चीजें, 5 चीजें हो रही हैं। तो आप 5 आप याद करोगे, 50 बार आप लिख के याद करोगे, तो यह हो सकता है कि आपको 5 में से 4 याद रहे, 1 मिस हो जाए। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देगा आजकल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोफेस? क्या करोगे फिर? बताओ जरा जल्दी से। तो इसीलिए इसमें निमोनिक्स की जरूरत पड़ती है, और निमोनिक्स की इतनी प्रैक्टिस करेंगे और निमोनिक्स बहुत ही रेलेवेंट रहेंगे। हम निमोनिक्स के हर जगह नहीं बनाएंगे, हम निमोनिक्स वहीं बनाएंगे जहां स्टेटमेंट आते हैं। समझ में आ गया? हम कभी भी एग्जांपल्स ज्यादा याद रखने के लिए हम निमोनिक्स नहीं बनाएंगे, हम हमेशा निमोनिक्स बनाएंगे स्टेटमेंट्स के लिए। समझ में आ गया? जिससे आप क्विक सॉल्व कर सको। डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, और एस से क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन सभी को समझ में आ गया? तो बताओ जरा क्या हो जाएगा? पप्पू कैन डांग साला। क्या हो जाएगा आप मुझे बताना जरा? पप्पू कैन डांग साला। क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन, सेंट्रियोलर मूवमेंट बिगिन, यहां पर भी बिगिन हो जाते हैं। सारी चीज फिनिश किस में हो जाएगी? शुरू हुआ तो प्रोफेज, फिनिश हो गया तो मेटाफेज स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन हो गया, प्रोफेज, फिनिश हो गया, मेटाफेज आ गया। डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल बिगिन हो गया, प्रोफेज बिल्कुल फिनिश हो गया, मतलब मेटाफेज की बिगिनिंग हो गई। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिन हो गया, अर्ली प्रोफेज फिनिश हो गया, लेट प्रोफेज या फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्लियर हो गया? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसका जस्ट उल्टा कर दो। क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन, मतलब क्रोमैटिन से यहां क्रोमोसोम बने। ये देखो जरा यहां पर क्या बने? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बने, इस तरीके से। क्लियर है? और आपको मालूम है क्रोमैटिन यहां पर एक्चुअली में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसे होते हैं यहां पर? इस तरीके से होते हैं, डबल हो चुके होते हैं, क्योंकि एस फेज से आ रहे हैं तो इनका कंडेंसेशन ऐसा कंडेंसेशन हो जाता है। मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन, तो यहां पर क्या बोलते हैं? डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। बोलो जल्दी से, क्या बोल दूंगा? डी कंडेंसेशन, डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। बताओ जरा जल्दी से क्या हो जाएगा? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रियोलर मूवमेंट जरूरत ही नहीं है, खत्म, नॉट रेलेवेंट, कुछ भी नहीं होगा। डिसइंटीग्रेशन की जगह उल्टा बताओ, रीइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रीइंटीग्रेशन फिर से बन जाएगी रीइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा बताओ जरा जल्दी से? रीइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर डिसअपियरेंस हुआ था तो यहां पर क्या बोल देंगे? रीअपियरेंस। रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन। क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन, स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन बन जाएगा। स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन लिखो जरा इसको जल्दी से, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
हो गया पूरा क्लियर भाई लोगों? बताओ जल्दी से, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखो इसको जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखो इसको। तो बताओ ये क्या है? दिस इज क्रोमैटिन, और इसको ऐसे कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। फिर से समझो, आप देखना, यहां पर आप मुझे बताओ क्या है? क्रोमैटिन, और इसको ऐसे कर दिया तो क्या बन गया? क्रोमोसोम। यहां पर आप मुझे बताओ क्या है? क्रोमोसोम। क्लियर है? ऐसा कर दिया तो क्या बन गया? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्रोमोसोम, क्रोमैटिन क्रोमोसोम, ये क्या बन गया? क्रोमोसोम। और आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर क्या है? क्रोमोसोम। इसको ऐसा कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन। अब ऐसा क्यों होता है भैया? काय को होता है? तो काय को होता है तो वो अभी हम देखते हैं। समझ में आ गया? तो ये लिख लिया सभी ने। तो अब एक एक का रीजन देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, बिना रीजन के नहीं हो सकता। तो पहले आपको देखो, अब कितना इंपॉर्टेंट है, पहले आपको स्टेटमेंट याद करना है, उसी का उल्टा कर दो। तो अब यदि एग्जामिनर क्वेश्चन देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोफेज, कभी गलत होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टीलोफेज, कभी गलत होगा। फिर इनके रीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम प्रोफेज का रीजन देखते हैं, क्रोमैटिन कंडेंसेशन क्यों होता है। तो बताओ, सबसे पहले हमने सी बनाया था, और सी आप मुझे बताइए, सी से हमने क्या बोला था? क्या पॉइंट लिखा था हमने? क्रोमैटिन कंडेंसेशन। सी से हमने क्या बोला था? क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्या बोला था बताओ जरा जल्दी से? क्रोमैटिन कंडेंसेशन। नोट्स अच्छे से बनाया करो। अब क्या जरूरत है क्रोमैटिन के कंडेंस होने के लिए? तो आप ऐसे समझो, मान लो आप हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में जा रहे हो, ठीक है, हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में जा रहे हो, सब छोड़ो, आप मुझे बताओ कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, पेशेंट है आपके सामने, और जो एरिया है बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है, अब आप मुझे बताना, आप उसको ट्रैक्टर और ट्रॉली में लेके जाओगे क्या? बताओ जरा जल्दी से, उस ट्रैफिक वाले एरिया से, कि बढ़िया ट्रैक्टर में पीछे ट्रॉली में बढ़िया से लिटा देते हैं, बढ़िया आराम से लेटे हुए जाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर जाओगे, या फिर उसको छोटी सी कार, जो छोटी सी कार मिल जाए उसमें फटाक से बढ़िया से उसको जल्दी से लेकर जाओगे? बताओ कौन, किसमें आप जल्दी से लेकर जाओगे? किसमें लेकर जाओगे? छोटी सी कार में लेकर जाओगे, जिससे वो जल्दी से ट्रैफिक के बीच से कहीं से भी निकल सके। समझ में आ गया? कहीं से भी निकल जाए, यौन वगैरह हो, जल्दी से कहीं से भी निकल जाएगी। कि ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर जाओगे, आंधे आंधे पीछे, आंधे थोड़ा, हर जगह पे क्या हुआ पता चले, हर जगह पे ट्रॉली फंस गई, वहां से बोल रहा आंधे 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 पीछे आंधे। तो बताओ जरा, ऐसा करोगे, या फिर आप मुझे बताओ क्या करोगे? उस यौन से ऐसे खटाक से कहीं से भी छोटे रास्तों से निकल जाओगे। कहां से निकल जाओगे? छोटे रास्तों से निकल जाओगे। निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे? छोटे रास्तों से नहीं, छोटी गाड़ी से निकल जाओगे। और मुझे बताओ जरा, तो इसी तरीके से अभी हमको क्रोमोसोम का मूवमेंट कराना है। क्या कराना है? क्रोमोसोम का मूवमेंट। तो आप मुझे बताना, अभी क्रोमैटिन ऐसा है, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ऐसे मूवमेंट में ये आपस में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, लेकिन यदि इसको कंडेंस कर दूं, छोटा और मोटा कर दूं, तो आप मुझे बताओ इनके आपस में उलझने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बताओ जल्दी से, बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? इनके आपस में उलझने के चांसेस कम हो जाएंगे। और आप मुझे बताओ, सुलझाना, सुलझाना उसको हम बोलते हैं अनटैंगलिंग। क्या बोल देते हैं? अनटैंगलिंग। सुलझाने को हम क्या बोल देते हैं? अनटैंगलिंग। तो देखो जरा जल्दी से, हर एक चीज का रीजन पढ़ेंगे, समझ में आ गया? बिना रीजन जाने हुए आप यदि कोई भी चीज पढ़ोगे तो उसका आउटपुट कभी भी अच्छा नहीं आएगा, याद रखना। समझ में आ गया? हमेशा रीजनिंग बेस्ड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको रीजन के साथ में पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने बना दिया यहां पर। अब आप देखना, इसमें मैं ऐसे क्रोमैटिन बना देता हूं। ये देखो जरा, ये क्रोमैटिन मैंने इस तरीके से बना दिया। क्लियर है? ये क्रोमैटिन जो है, इसमें अलग अलग क्रोमैटिन इस तरीके से हैं। ये देखो जरा, इसमें बहुत सारे ऐसे क्रोमैटिन्स हैं। तो आप मुझे बताओ, ये क्रोमैटिन्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे? आपस में उलझ जाएंगे कि नहीं उलझ जाएंगे? इनका मूवमेंट क्या पॉसिबल हो सकता है? तो यहां पर भी क्रोमैटिन है, लेकिन मैं क्या करा दूं? बताना जरा जल्दी से। लेकिन मैं यहां पर क्या करा दूं? यदि मैं इसको ऐसे सुलझा दूं,
क्या कर दूं मैं इसको ऐसे सुलझा दूं, क्लियर है, और सुलझा के मैं कैसा बना दूं, इस तरीके से यदि मैं बना दूं तो आप मुझे बताओ अभी क्रोमोसोम का मूवमेंट पॉसिबल है, अभी क्रोमोसोम का मूवमेंट अच्छे से पॉसिबल है या अभी पॉसिबल है? अभी इस केस में पॉसिबल है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, हमने इसको सुलझा दिया। उलझाएंगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे, तो हमने उसको सुलझा दिया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, अनटैंगलिंग। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अनटैंगलिंग। क्या बोलेंगे, अनटैंगलिंग। क्लियर हो गया। और ये अनटैंगलिंग क्या फैसिलिटेट करता है, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्या फैसिलिटेट करेगा, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। किसका मूवमेंट फैसिलिटेट करेगा, क्रोमोसोम का मूवमेंट फैसिलिटेट करेगा। इसी का उल्टा कर दो, टीलोफेज। भैया आप जरूरत ही नहीं है, अब तो जाके यदि मान लो उसको लेटाना है, अब मान लो उसको जाके हॉस्पिटल में लेटाना है और बेड नहीं मिल रहा, एक तरफ इयॉन है एक तरफ ट्रैक्टर है, तो ज्यादा ट्रैक्टर की ट्रॉली ज्यादा बढ़िया होगी। क्यों, क्योंकि उसमें सीधे तो लेट सकते हैं। समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना, तो बढ़िया से ऐसे फैल के पड़े रहने दो। क्या कर दो, ऐसे फैल के पड़े रहने दो। लेकिन मूवमेंट करना है तो सुलझा दो, मूवमेंट करना है तो क्या कर दोगे, सुलझा दो। तो ये किस में होगा आप मुझे बताओ, बिगिन हो जाएगा प्रोफेज में। अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा सी क्या था आप मुझे बताओ जरा, सी से ही आप मुझे बताना दूसरा पॉइंट क्या था, सेंट्रियोलर मूवमेंट। क्या था आप मुझे बताओ जरा, सेंट्रियोलर मूवमेंट। ये मैं बना देता हूं सेंट्रियोलर मूवमेंट, सेंट्रियोलर मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट पोल, टुवर्ड्स अपोजिट पोल। समझ में आ गया, अपोजिट पोल की तरफ क्या करना है, सेंट्रियोल का मूवमेंट कराना है। तो जरा ध्यान से समझना, यहां पर मैं बना देता हूं, मान लो ये पहले था ऐसा, अब इसको ऐसा का ऐसा यहां बनाना है। क्लियर हो गया, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले न्यूक्लियस बना दूं, क्या बना दूं, ये बना देता हूं, दोनों में न्यूक्लियस, ये बना दिया, ये बना दिया, दोनों में क्या, न्यूक्लियस बना दिया। अब आप जरा ध्यान देना, यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है इस तरीके से। क्लियर है, एक सेंट्रियोल मैंने ये बना दिया, दूसरा सेंट्रियोल मैंने ये बना दिया। क्लियर हो गया। इस सेंट्रियोल को हम अपने समझने के लिए स्टार भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इन सेंट्रियोल का मूवमेंट कहां स्टार्ट हो जाएगा, अपोजिट पोल की तरफ, ऐसे अपोजिट पोल की तरफ, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये देखो जरा, यहां पर मैं इसको मूवमेंट करा देता हूं, ये देखो जरा इस तरीके से, ये अपोजिट पोल पर जाना इनका इस तरीके से क्या हो गया, शुरू हो गया। और जब ये जाएंगे और तारे जब मूव करते हैं तो उनसे रोशनी निकलती है ना, तो इसी तरीके से जब ये मूव करेंगे तो इनसे मूव करते हुए उसी समय इनके एस्ट्रल रेस बनना, एस्ट्रल मतलब तारे, एस्ट्रल मतलब तारे, और इनकी रेस बनना शुरू हो जाएगी। तो यहां से स्पिंडल फाइबर्स की रेस बनना शुरू हो जाएगी, इस तरीके से वहां से वो निकलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सभी को समझ में आ गया। लिखो जरा जल्दी से, प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है, फिर प्रोफेज को मैं बताऊंगा, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्लियर हो गया, फटाफट लिखो इसको जल्दी से। बनाओ डायग्राम। तो याद रखना, ये जो हमारे डायग्राम है ना, ये डायग्राम नहीं है, ये 250 ग्राम है। समझ में आ गया। और जब ये किसी पे पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट उठता नहीं, उठ जाता है। समझ में आ गया, वो सीधे यहां पर छप जाता है। तो इन डायग्राम को कभी भी डायग्राम मत समझ लेना। ये डायग्राम 250 ग्राम है या 2500 ग्राम है। समझ में आ गया। और ये 2500 ग्राम के, और जब ये किसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट उठता नहीं, उठ जाता है। समझ में आ गया। तो बन जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। हो गया पूरा क्लियर, आगे बढ़े। चलो फिर से प्रोफेज देख लेते हैं, यही प्रोफेज देख लें, फिर से प्रोफेज लिखते हैं। अभी प्रोफेज का केवल सी देखा है ना, अब डी देखते हैं।
तो बताओ अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं। तो डी से आप मुझे बताना, डी से भी दो चीजें थी, तो डी से भी हम दो चीजें देखेंगे। क्लियर हो गया। सबसे पहले आप मुझे बताओ डी से हमने क्या बोला था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला था हमने, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है दोनों को समझो। मैंने आपसे क्या बोला, यदि आप किसी कॉन्सेप्ट में क्यों लगा दोगे तो आपके 75% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और कैसे कर दोगे तो बचे हुए क्लियर हो गए। हम फोकस करते हैं कैसे पे, एग्जामिनर पूछता है क्यों, हम फोकस करते हैं किस पे, कैसे पे, और एग्जामिनर क्या पूछता है, क्यों। क्लियर हो गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, और स्पिंडल फाइबर को उन क्रोमोसोम से जुड़ना है, उनसे क्या करना है, ऐसे जुड़ना है। और आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझना, मान लो ये मैंने बना दिया ऐसे, क्लियर है, और इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, बताओ जरा जल्दी से। ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम, और यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये प्रेजेंट है स्पिंडल फाइबर, और सॉरी क्या है ये, जल्दी से आप मुझे बताओ, सेंट्रोसोम, और इससे क्या निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। इन स्पिंडल फाइबर को इससे जुड़ना है, लेकिन बीच में ये है, समझ में आ गया, ये है हीरो, ये है हीरोइन, ये बीच में आ गया विलन, तो इस विलन को तोड़ना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिससे कि स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ सके, टू फैसिलिटेट द ज्वाइनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर विद द क्रोमोसोम। तो क्यों हो रहा है, टू फैसिलिटेट ज्वाइनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर विद क्रोमोसोम, पहला हो गया। क्लियर हो गया। अब कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो सभी को समझ में आया, तो बताओ जरा जल्दी से, क्यों हो रहा है, इस वाई का रीजन हम देख लें। बताओ जरा इसका रीजन क्या हो जाएगा, एसर्शन रीजन क्वेश्चन। एक भी रीजन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा, एक भी, समझ में आ गया, एक भी क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं। क्लियर हो गया। डाउट है तो आप एक काम करो, आपको YouTube पे कहीं ना कहीं, आपको मालूम है इतने सारे टेलीग्राम वेलीग्राम के चैनल्स बने हुए, इससे कहीं ना कहीं नोट्स हैं, उठाओ नोट्स मेरे, उठा के देख लो, एक बार चेक कर लो, खुद ही चेक कर लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इस चीज को आप खुद उठा लो। समझ में आ गया, खुद उठा लो, और उठाने के बाद में खुद पेपर मिला लो, पेपर के स्टेटमेंट मिला लो, और वो स्टेटमेंट आपको किस में मिलेंगे, नोट्स में ऑलरेडी मिलेंगे, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया, आप खुद उठा के देख लो इस चीज को, आपके पास है, आप देख लेना YouTube पे, टेलीग्राम चैनल पे, इतने जगह पे बने हुए कि लास्ट ईयर यकीन के, लास्ट ईयर पाठशाला के, सब जगह आपको नोट्स मिल जाएंगे। और उन नोट्स को उठाओ, और उठाने के बाद खुद चेक कर लो, जिस चैप्टर में उठाना है उस चैप्टर को उठाओ, उसका क्वेश्चन उठाओ नीट का, और सीधे देखना स्टेटमेंट मिलेगा एज इट इज हमारे नोट्स में। समझ में आ गया, बिल्कुल आपको मिलेंगे। तो चलो आगे देखें, इसका रीजन क्या हो जाएगा, टू फैसिलिटेट joining of spindle fibers with chromosome। ये क्रोमोसोम आप समझ जाओगे, क्रोमो का मतलब एक ही होता है भैया, क्रोमोसोम। क्लियर है। चलो अब यहां पर मैं सेल बना देता हूं, ये सेल बना दे रहा हूं, ये भी यहां पर सेल बना देता हूं, ठीक है। अब इसका मैं क्या बना दे रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी आपने पढ़ी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डबल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, डबल लेयर्ड, मतलब उसमें क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन कुछ जगह पर फ्यूज हो जाती है, कुछ जगह पर क्या हो जाती है, इस तरीके से फ्यूज हो जाती है। और जिस जगह पर ये फ्यूज हो जाती है वहां पर पोर बन जाते हैं, छोटे छोटे से पोर बन जाते हैं। समझ में आ गया, क्यों, अरे भैया जो अंदर है उसको बाहर से भी तो कम्युनिकेट करना है ना। समझ में आ गया। ऐसा थोड़ी है कि मान लो अब इसके अंदर सपोज करो मोदी जी रहते हैं, तो मोदी जी को आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ, उनको कम्युनिकेट करने के लिए चीजें दोगे ना, मन की बात करने के लिए उनको चीजें दोगे। ऐसा तो नहीं होगा पता चले उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, क्यों, न्यूक्लियस है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, तो बंद कर दो कमरे के अंदर, किसी से बात नहीं होना चाहिए, खतरा हो सकता है। ऐसा तो नहीं करोगे भैया, मन की बात
आप कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताना जरा। उनको कम्युनिकेशन के लिए हम फोन देते हैं, लोग उनके कमरे में आ सकते हैं, सिलेक्टिव लोग, हर कोई तो नहीं जा सकता है ना। अब मान लो किसी कंट्री ने अटैक कर दिया तो डिफेंस मिनिस्टर को उनके पास जाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी कैसे कैसे क्या करना है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया कमरे में बंद कर दो, अब 5 साल तक निकलना नहीं। समझ में आ गया? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पोर्स बना दिए जाते हैं। कैसे बना दिया जाते हैं? इनके फ्यूजन से। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये आउटर और इनर को फ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? आउटर और इनर मेम्ब्रेन को फ्यूज कर दिया। तो यहां पर क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियर पोर। क्या बन जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। क्या बन जाएंगे? दे विल बिकम न्यूक्लियर पोर। इस तरीके से न्यूक्लियस बन गया। और इसके अंदर आप मुझे बताना जरा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग अंदर आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग बाहर जाते हैं। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं टूट ना जाए बेचारी, तो इसको सपोर्ट करने के लिए इसमें अंदर की तरफ, ध्यान से समझना, एक एडिशनल लेयर होती है। अंदर की तरफ एक प्रोटीन की एडिशनल लेयर होती है। समझ में आ गया? अंदर की तरफ क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। दिस लेयर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना। बताओ जरा जल्दी से। दिस लेयर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलेंगे? लैमिना मतलब लेयर, लैमिना मतलब लेयर, लैमिना मतलब लेयर। और न्यूक्लियस के अंदर की लेयर को क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर लैमिना। और ये बनी होती है प्रोटीन से। किससे बनी होती है? प्रोटीन से। समझो ये बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग को मुझे तोड़ना है तो दो तरीका है। मैं बिल्डोजर ऊपर वाले फ्लोर पे ऐसे उड़ा दूं, एक मारू ऐसे ऊपर वाला फ्लोर टूट जाए। और दूसरा तरीका क्या है? मैं सीधे इसके बेसमेंट पे, इसके बेस पे मैं बुलडोजर से दम से मारूं, पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर जाएगी। तो आप मुझे बताओ, यदि मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके सहारे है उसको तोड़ दूं? बताओ जरा जल्दी से। और किसके सहारे है? इस न्यूक्लियर लैमिना के सहारे है। किसके सहारे? न्यूक्लियर के अंदर जो लेयर हो गई, दिस लेयर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताना। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। दिस लेयर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलेंगे हम इसको? न्यूक्लियर लैमिना। बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे हम इसको? न्यूक्लियर लैमिना। और ये बनी होती है प्रोटीन से। तो यदि इसको तोड़ दूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी बेचारी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से ये टूट जाएगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने हमने क्या कर दिया? ऐसे तोड़ते जा रहे हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए हमने? इसके टुकड़े 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 कर दिए। क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े। और आगे ये भी चली जाएगी। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, यहां पर हमने क्या कर दिया? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसे? बाय ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। समझ में आ गया? कैसे? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख लें। किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं? बाय, फिर से लिख दूं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसे? आप मुझे बताओ। बाय ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। इस न्यूक्लियर लैमिना को हम तोड़ देते हैं। समझ में आ गया? ये प्रोटीन की बनी होती है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इसमें डाल देते हैं तो ये न्यूक्लियर लैमिना टूट जाती है। न्यूक्लियर लैमिना क्या हो जाती है? टूट जाती है। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं किससे? डी से। डी से आप मुझे बताओ नेक्स्ट क्या था? डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। देखो, हम जी नॉट के बारे में सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, याद रखना। जी नॉट के बारे में हम पूरी सेल साइकिल कंप्लीट करने के बारे में बात पढ़ेंगे। क्लियर है? एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है लेकिन एनसीईआरटी में चीजें सीक्वेंस में नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। पहले ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर फिजियोलॉजी में दिया हुआ है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में C3 और C4 प्लांट्स को कंपेयर किया गया है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किसमें? उसके एक चैप्टर बाद वाले चैप्टर में। तो इसीलिए बुक बहुत अच्छी है बट चीजें इसमें सीक्वेंस में नहीं है, तो हमको अपने सीक्वेंस के हिसाब से करना पड़ेगा जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाए। हमको नीट निकालना है, हमको एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी हमको सुधार नहीं करनी है, हमको नीट निकालना है। बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए कभी कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता। याद रखना, एनसीईआरटी हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन एनसीईआरटी को चीजें हमको अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया? हमको उसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा जिससे वो याद हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। अब ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों होता है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जैसे
आपने एक्वेरियम देखा होगा, देखा है सभी ने एक्वेरियम, देखा है कि नहीं देखा? अब मान लो उस एक्वेरियम में बढ़िया से पानी साफ है, तो मछलियां दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही हैं? मछलियां दिखाई दे रही हैं। अब मान लो, ठीक है, अब उसमें आपने क्या किया, एक मुट्ठी लाके, आप मान लो बदमाश टाइप के बच्चे हो, ठीक है, और मान लो आपने क्या किया, एक ऐसे मुट्ठी आपने मिट्टी लाई और उसमें आपने क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी। आपने मिट्टी लाई, मिट्टी डाल दी, मिट्टी लाई, मिट्टी डाल दी, मिट्टी लाई, मिट्टी डाल दी, और आप मुझे बताओ, आपने उसको ऐसे पानी को घोल दिया, है ना, आपने पानी को ऐसे चला दिया, तो अभी भी उसके अंदर वो मछलियां होंगी, अभी भी उसके अंदर वो मछलियां होंगी, लेकिन वो मछलियां दिखाई नहीं देंगी। समझ में आ गया? और मिट्टी डालने की वजह से वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा? बताओ जरा, कैसा हो जाएगा? गाढ़ा, मतलब वो विस्कस हो जाएगा या लेस विस्कस हो जाएगा? मोर विस्कस। तो इसकी वजह से जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट दिखाई नहीं दे रहा है, बट दिखाई नहीं दे रहा। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसा ही होता है, सेल डिवीजन के लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है, और बहुत सारे एंजाइम्स जब बनेंगे, बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है, और जब बहुत सारे एंजाइम्स बनेंगे तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और उसके गाढ़े हो जाने की वजह से जो सेल ऑर्गेनेल है अब हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। बात समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? बताओ, इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू इंक्रीज्ड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये क्यों हुआ? ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स बढ़ जाता है। मैंने आपको क्या बोला? देखो, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना, वो जनरली उनमें से कुछ क्वेश्चन 2006 के पहले वाली एनसीईआरटी के आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? वो एनसीईआरटी पढ़ने जाना है? बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गए। जो उसके काम की चीजें वो मैंने सारी चीजें यहां कर ली हैं। कोई बुक पढ़नी है मैं पढ़ूंगा आपके लिए। समझ में आ गया? आपको केवल नोट्स पढ़ना है। इसीलिए मैं एक ही चीज बोलता हूं, आज तक मेरे जितने भी स्टूडेंट एम्स में पहुंचे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, सारे एम्स में स्टूडेंट है, और मैं आपको एक ही बात मैं आपको बताऊंगा, उनको मैंने एक ही बात बोली है, बायो में नोट्स को जब तक 5 बार ना करो तब तक कभी भी कोई क्वेश्चन मत उठाना। समझ में आ गया? जब तक पूरा के पूरे नोट्स आपके ना हो जाएं तब तक क्वेश्चन उठाने के बारे में सोचना भी नहीं। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल मत सोचना। क्यों? तुरंत क्वेश्चन करोगे, उस समय बन जाएगा, इतना सारा नॉलेज ले लोगे और उतने जल्दी भूल भी जाओगे। समझ में आ गया? जितने जल्दी याद करोगे उतने जल्दी भूल जाओगे। ये मैं आपको हायर स्टडीज का तरीका बता रहा हूं, जो आप मेडिकल कॉलेज में सीखोगे, और जब वहां पर जाके सीखोगे, जब 21 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार उस समय अभी जो चीज सीख गए, पहले सीख गए होते तो कितने जल्दी सिलेक्शन हो गया होता। तो वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ऑर्डिनरी नहीं है मेथड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो तो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको बन जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। लिख लो इसको जल्दी से। फिर डायग्राम बनाते, फिर एस का देखते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं। हो गया? फिर से प्रोफेज देखें। तो प्रोफेज का लास्ट, बड़ा अजीब है बोर्ड, कभी कैपिटल ले लेता है, कभी स्मॉल ले लेता है, मजाक समझ रखा है। चलो, एस से आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। किसकी बात कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अच्छे से समझना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अब कैसे होगा वो समझो जरा। अगेन इसका रीजन देखो। बाय पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन।
टिब्यूलिन प्रोटीन और माइक्रोटिब्यूल। समझ में आ गया? ध्यान से देखना, यहां पर मैं बना देता हूं। मान लो यहां पर क्या है, इस तरीके से ये मैंने बना दिया। These are microtubules. These are microtubules. बताओ जरा जल्दी से, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को मैं क्या कर दूं? जोड़ देता हूं। इन सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या कर दे रहा हूं? ऐसे जोड़ दे रहा हूं। तो बताओ, जब मैं इनको जोड़ता जाऊंगा, जब मैं इनको ऐसा जोड़ता जाऊंगा तो इनका क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा इनका? पॉलीमराइजेशन। और इस पॉलीमराइजेशन से क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। क्या बन जाएंगे? बताओ जरा जल्दी से, इससे क्या बन जाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स। क्या बनेंगे? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, क्या बन जाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, और इन माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन से, बताओ जरा, पॉलीमराइजेशन से, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाएगा? दिस इज स्पिंडल फाइबर। दिस इज स्पिंडल फाइबर। और ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। सभी को समझ में आ गया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। तो सभी को प्रोफेस क्लियर हो गया। अब प्रोफेस को हम देखते हैं, अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस और ट्रांजिशन टू मेटाफेस। समझ में आ गया? अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेस। पहले इसको लिखो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आए तो पूछ लो। हो गया? चलो डायग्राम बना लेते हैं। इसको हम बनाते हैं अर्ली प्रोफेस, इसको हम बनाते हैं लेट प्रोफेस, और इसको हम बनाते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेस। क्या बना रहे हैं? ट्रांजिशन टू मेटाफेस। ठीक है, तो बताओ जरा, सबसे पहले मैं इसका नाम क्या रख दूं? इसको बोल देता हूं अर्ली प्रोफेस। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? अर्ली प्रोफेस। सारी चीजें बिगिन हो रही हैं। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? दिस इज लेट प्रोफेस। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? लेट प्रोफेस। और इसको मैं बोल दे रहा हूं ट्रांजिशन टू मेटाफेस। ट्रांजिशन टू मेटाफेस मतलब रात खत्म हो रही है, सुबह होने वाली है। ट्रांजिशन टू मेटाफेस। समझ में आ गया? अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेस। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, अब यहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से समझना, यहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो टूटना शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो चुकी है। समझ में आ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? टूटना शुरू हो गई इस तरीके से। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, शुरू। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा टूट गई। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हुई, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा टूट गई, और वहां पर बूम, खत्म। वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट टूट गई, कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई। समझ में आ गया? चलो, अब मैं क्रोमैटिन बना देता हूं। यहां पर क्रोमैटिन जो है वो क्रोमैटिन इस तरीके से कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं। ये ऐसे क्रोमैटिन जो है वो क्या हो रहे हैं? ऐसे कंडेंस होना ऐसे शुरू हो रहे हैं। ये क्रोमैटिन क्या हो रहे हैं? अभी क्रोमैटिन ऐसे कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं। इस तरीके से हम बना देते हैं, क्रोमैटिन जो है अभी क्या हो रहे हैं? कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं। क्लियर हो गया? जस्ट कंडेंसेशन बिगिन हो रहा है। यहां पर वो कंडेंसेशन क्या हो गया है? थोड़ा सा बढ़ गया है, और ज्यादा हो गया है। इस तरीके से देखो, ये बस अभी बाकी रह गया है, बाकी सब कंडेंस हो गए। मतलब वो कंडेंसेशन क्या हो रहा है? अभी चल रहा है। यहां बिगिन हुआ है, यहां कंटिन्यू है, वहां हो गया, यहां पर कंप्लीटली कंडेंसेशन हो गया।
कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया। समझ में आ गया क्या हो गया यहां पर? कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया। तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन कंटिन्यू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन फिनिश, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन बिगिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन कंटिन्यू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन फिनिश। क्लियर हो गया? क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन कंटिन्यू, क्रोमैटिन कंडेंसेशन फिनिश। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ जरा जल्दी से। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ये यहां पर इसकी। इसको इस तरीके से बना दूं, ये हमने क्या बना दिया? दिस इज सेंट्रोसोम। तो ये जो सेंट्रोसोम है अब अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और आप मुझे बताओ अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू हो रहे हैं और इनसे क्या निकल रहे हैं? इस तरीके से एस्ट्रल रेज। क्या निकल रही है इनसे? एस्ट्रल रेज। ये ऐसे निकल रही हैं। क्लियर हो गया? ये अपोजिट पोल पर ऐसे मूव कर रहे हैं, ये यहां पर मूव कर गए। क्लियर है? यहां पर आप मुझे बताओ और ज्यादा मूव कर गए। क्या कर गए? और ज्यादा यहां पर मूव कर गए इस तरीके से। क्लियर हो गया? क्या हो गए? और ज्यादा मूव कर गए। क्लियर है? और इससे मैं क्या बना रहा हूं? ये देखो जरा, इससे क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स। क्या निकल रहे हैं इससे? स्पिंडल फाइबर्स। इस तरीके से क्या निकल रहे हैं इससे? स्पिंडल फाइबर्स। और ग्रो होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? और ग्रो होते जा रहे हैं। और वो अब यहां पर इससे ऐसे अटैच हो चुके हैं। क्लियर है? क्या हो चुके हैं? इससे भी अटैच हो चुके हैं, इससे भी अटैच हो चुके हैं और ऐसे भी अटैच हो चुके हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये अटैच हो चुके हैं, यहां पर ये अटैच हो चुके हैं। और किससे अटैच होंगे इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में? सेंट्रोमेयर में। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि एसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे बनते हैं। कई बार गलती से बन जाते हैं, एरर से बन जाते हैं, फिर वो सेल के अंदर कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन नहीं होता। और उसी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आप मुझे बताओ जरा। काइनेटोकोर। जैसे आप मुझे बताओ, मेरे पास अभी जेब है, मैंने हाथ डाल दिए, लेकिन यदि आप मुझे बताओ, यदि मेरे पास जेब नहीं होता तो क्या मैं हाथ रख सकता था? नहीं। मैं इसके अंदर क्या हाथ डाल सकता था? नहीं डाल सकता था। इसी तरीके से क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में? काइनेटोकोर। क्या प्रेजेंट होते हैं? काइनेटोकोर। और उन काइनेटोकोर से कौन जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर। कौन जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर। समझ में आ गया? और उनको बनाएगा कौन उन काइनेटोकोर को? स्पिंडल फाइबर। चलो, आपने रामायण देखी होगी। रामायण में आपने अभी लॉकडाउन में देखी है, उसमें वो देखा होगा कि अंगद जाते हैं रावण से मिलने के लिए और उसमें रावण उनको बैठने के लिए जगह नहीं देता। तो अंगद क्या करते हैं? अपनी पूंछ से ही क्या बना लेते हैं? आप मुझे बताओ जरा। अपना सिंहासन बना लेते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर जिससे जुड़ना है, किससे जुड़ना है? काइनेटोकोर से। वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर खुद बना देते हैं। समझ में आ गया? किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही बना लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो, अब यहां पर आप देखना, हम यहां पर पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स क्या लिख दूं यहां पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन। बताओ यहां पर क्या हो रहा है? बिगिन। यहां पर क्या हो रहा है? कंटिन्यू। और यहां पर क्या हो गया? कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्या हो जाएगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन। कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब आप मुझे दूसरा पॉइंट बताना। क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अरे सारी चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, एक जैसे। यहां पर भी आप मुझे बताओ बिगिन, यहां पर भी आप मुझे बताओ कंटिन्यू, और यहां पर आप मुझे बताओ कंप्लीट कंडेंसेशन। क्या हो गया? कंडेंसेशन फिनिश। मतलब मेटाफेज शुरू हो गया। ट्रांजिशन टू मेटाफेज और बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज और बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो इसीलिए हम लिखते हैं कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, कंप्लीट कंडेंसेशन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, यहां पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिन हुआ। यहां पर हम क्या लिख दें? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्या हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। बिगिन। यहां पर आप मुझे बताओ कंटिन्यू, और यहां पर क्या हो जाएगा? फिनिश एंड अटैच टू काइनेटोकोर। समझ में आ गया? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? फिनिश एंड स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? काइनेटोकोर अभी बताता हूं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू
काइनेटोकोर। समझ में आ गया, किससे अटैच हो जाएंगे? काइनेटोकोर से। तो तीनों के तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गए, अच्छे से आपको डायग्राम समझ में आ गए। चलो इसको एनसीईआरटी में देखो, एक बार जरा इसको एनसीईआरटी में देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, आप मुझे बताना, यहां पर अर्ली प्रोफेज आपको दिखाई दे रहा है। अर्ली प्रोफेज में आप देखो मेम्ब्रेन टूटती हुई दिखाई दे रही है, और यहां पर आप देखो ये जो क्रोमैटिन्स हैं, ये क्रोमैटिन अभी जस्ट कंडेंस होना स्टार्ट हुए। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा टूट गई और ये और ज्यादा कंडेंस हो गए। यहां कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट चुकी है। समझ में आ गया। और यहां पर आप देखो ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो चुके हैं, इससे स्पिंडल फाइबर्स क्या हो चुके हैं? अटैच हो चुके हैं, बन जाएगा। और अब ये क्या करेंगे? इसको खींच के सबको बीच में ले आएंगे, और यदि मिड में आ गए तो क्या कहलाएगा? मेटाफेज। मिड में आ गए तो क्या कहलाएगा? मेटाफेज। तो इस डायग्राम की हम करते हैं कॉपी और इस डायग्राम को शिफ्ट करते हैं वहां। समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बता दो जरा जल्दी से, सभी को समझ में आ गया? अब देखो काइनेटोकोर बता देता हूं, काइनेटोकोर होता क्या है। दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में इस तरीके से ये प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं? बताओ जरा जल्दी से। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर के बारे में 2 पॉइंट लिख लेते हैं। क्या होगा? क्रोमोसोम अटैच, या फिर क्या बोले, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट साइट बोल सकते हैं ना, इसी से जुड़ेगा अटैचमेंट साइट। और आप मुझे बताओ, सिंथेसाइज्ड बाय स्पिंडल फाइबर। इसको बनाएगा भी कौन? स्पिंडल फाइबर। कौन बनाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पिंडल फाइबर। तो ये काइनेटोकोर आपको समझ में आ गया, काइनेटोकोर आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। यहां कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हुआ, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टूट गई, कंडेंसेशन और हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया, और यहां पर ये इससे अटैच हो गए। अब ये इसको खींच खींच के यहां पर लाएंगे, कैसे लाएंगे वो आप देखो जरा जल्दी से। ये मैं बना रहा हूं ट्रांजिशन टू मेटाफेस एंड देन मेटाफेस। क्लियर है? क्या बना रहा हूं मैं? ट्रांजिशन टू मेटाफेस एंड देन मेटाफेस। मैंने आपसे क्या बोला था? यदि मिडिल में आ गए, यदि मिडिल में आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफेस। मिडिल में आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफेस। ये मिडिल में लाइन बना देता हूं इस तरीके से, ये मिडिल की मैंने क्या बना दी? लाइन। ये मैंने मिडिल की क्या बना दी? इस तरीके से लाइन, इमेजिनरी लाइन। समझ में आ गया? सेल में नहीं है, हम बना रहे हैं इमेजिनरी लाइन। क्लियर हो गया? अब आप देखना, यहां पर मैं क्या बना देता हूं, ये इस तरीके से जहां जहां क्रोमोसोम थे वहां वहां पर वो क्या हो गए? अटैच्ड हो गए। समझ में आ गया? क्या हो गए? वहां वहां पर वो अटैच्ड हो गए। ये इस तरीके से मैं इसे बना देता हूं। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दिया इस पे? दिस इज सेंट्रोसोम, दिस इज सेंट्रोसोम। इसको मैं किससे जोड़ दूं? इससे जोड़ दूं, इससे जोड़ दूं, इससे जोड़ दूं, और इससे जोड़ दूं। समझ में आ गया? ये इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, और इससे जोड़ दिया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा जल्दी से। पूरा क्लियर हो गया? फिर से बना के बताऊं? फिर से बना के बताता हूं, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे यदि 10 बार बनाने से यदि आपका सिलेक्शन होता है ना, तो मैं 10 नहीं 20 बार बनाऊंगा। समझ में आ गया? तो देखो जरा जल्दी से। ये मैंने बना दिए, जहां पे थे वो वहीं से क्या हो रहे हैं? अटैच्ड। जहां रैंडमली फैले हुए, और सभी में आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर,
दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर। अब इन सभी काइनेटोकोर से आप मुझे बताना जरा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाएंगे। जोड़ दूं स्पिंडल फाइबर्स को, ये मैं जोड़ देता हूं। ये स्पिंडल फाइबर इससे जोड़ दिया, 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 ये जोड़ दिया इससे, ये जोड़ दिया इससे, ये स्पिंडल फाइबर मैंने इस तरीके से यहां पर जोड़ दिया। अब क्या होगा जरा ध्यान से समझना, मुझे इनको जमा के सब कुछ मिड में लाना है। सबको कहां पर लाना है, एक लाइन पर लाना है इस तरीके से। सबको ऐसे मिडिल में लाना है। तो अब आप मुझे बताओ मिडिल में लाना है तो मैं क्या करूं। बोले हमको क्या पता क्या करोगे, आप जानो। देखो जरा ध्यान से, इसमें भी काइनेटोकोर होते हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं, बस एक बार आपको बना के बता दिया इस तरीके से। मत पूछना सर क्या इसमें काइनेटोकोर खत्म हो जाएंगे क्या, बेटा काइनेटोकोर के बिना वो कैसे जुड़ेगा। अब देखना यहां पर मैंने इसका नंबर बोल दिया मान लो 1 इस साइड वाले का, और जो इससे जुड़ा हुआ है इसको बोल दिया 2। अब मुझे बताना यदि इस क्रोमोसोम को मुझे यहां पर लाना है तो ये वाले स्पिंडल फाइबर को मुझे बड़ा करना पड़ेगा या छोटा, बोलो जल्दी से। क्या करना पड़ेगा, बड़ा। और बड़े करने को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। चीजों को जोड़ जोड़ के बनाओगे क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। और यदि चीजों को तोड़ोगे तो क्या बोलेंगे, डीपॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, डीपॉलीमराइजेशन। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि यहां पर हम इसको इस तरफ लाना है तो हम क्या करें, इस वाले में पॉलीमराइजेशन कर दें और इस वाले में डीपॉलीमराइजेशन कर दें, तो ये अपने आप यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। बताओ जल्दी से क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज। क्या बोलेंगे इसको, मेटाफेज। अब देखो जरा कितना इंपॉर्टेंट है, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज। मोटाफेज क्लियर हो गया। एम फॉर आप मुझे बताओ मिडिल में मिल गए। अरे इतनी हिंदी तो आती है ना, मैंने क्या हुआ अभी विद्यापीठ में पूछा बैच में, इतनी हिंदी तो आती है ना। तो एक बंगाली भाई बोले नहीं आती, तो अब मैं क्या करूं, बंगाली में तो लिख नहीं सकता था, तो मैंने उससे बोला, तो मैंने कहा लिख लो भाई अमीजे तुम्हार, समझ में आ गया, सुधुजे तुम्हार, छिन 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 लिख लो यहां पर। तो आप मुझे बताओ जरा, मोटा फेस और मिडिल में मिल गए, किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल में मिल गए। किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल में मिल गए। बात समझ में आ गई। तो एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज। इस समय क्रोमोसोम सबसे कंडेंस होंगे, मतलब क्रोमैटिन इस समय सबसे ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे। ये जो क्रोमैटिन था, ये जितना कंडेंस आप कर सकते हो उतना हाईली कंडेंस, इससे ज्यादा कंडेंस कुछ नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, मोटाफेज। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज, मेटाफेज मोटाफेज, मेटाफेज मोटाफेज, मेटाफेज मोटाफेज बन जाएगा। और सब मिडिल में अरेंज हो गए, और इसी समय हम इसके नंबर काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी ने एक गलत दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है हमको वही पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी देखो, एम फॉर मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी देखने के लिए सबसे अच्छी स्टेज है, क्लियर है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, बट ये नहीं है। बट यहां पर हम लिखेंगे मॉर्फोलॉजी किसके, जो सही है वो लिख लेते हैं। इट इज बेस्ट स्टेज, वो ये लिखना चाहता था, बेस्ट स्टेज टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गया, इट इज द बेस्ट स्टेज टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सभी को समझ में आ गया। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज समझ में आ गया और मोटाफेज समझ में आ गया। अब चलो हम एनसीईआरटी को देख लेते हैं। एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, आपको मालूम है, करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। The interphase, though called the resting phase, in the same during cell is preparing for division during both the cell growth and DNA replication. आप मुझे बताओ, आपके एक साल को क्या बोल रहे हैं, रेस्टिंग फेज बोल देते ना भाई। सिलेक्ट नहीं हुए तो ये बोलेंगे कुछ नहीं किया तुमने, ऐश मारे। पापा यही बोलेंगे, तुमने कुछ नहीं किया, ऐश मारा है। समझ में आ गया। लेकिन इस समय आपको मालूम है कि आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, दिस इज द ग्रोथ फेज। क्लियर हो गया। तो इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इस समय प्रिपरेशन चलती है। ये देखो जरा, इस समय क्या चल रही है, प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। क्या चल रही है, प्रिपेयर फॉर डिवीजन। हमारी फर्स्ट स्लाइड आज की वही है। क्लियर हो गया। इसको क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग फेज।
both cell growth and DNA replication in orderly manner. The interphase is divided into 3 further phases. मालूम है G1, S, G2. G1 phase corresponding to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. अरे भैया आप ऐसे देखो ना, अब मुझे बताओ M phase, उसके बाद फिर M phase, तो M और S के बीच में कौन हो जाएगा G1, कौन हो जाएगा G1, फिर आप मुझे बताओ S और M के बीच में कौन सा हो जाएगा G2. तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और M और M के बीच में कौन हो जाएगा, आप मुझे बताओ, पूरा का पूरा इंटरफेस. क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपसे, बन जाएंगे. अभी हम क्वेश्चन करेंगे. क्लियर हो गया? इज द मेटाबॉलिकली एक्टिव. याद रखना, हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. क्लियर हो गया? ड्यूरिंग G1 फेज सब कुछ होता है बट डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? सिंथेसिस में होता है. ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स. मैं आपको क्वेश्चन करा सकता हूं. इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, तो कितना हो जाएगा? 4C. हाउएवर देयर इज अ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. मिल गया? क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता. मैंने बोला ना, क्रोमोसोम कॉमन. क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? कॉमन. डीएनए क्या हो जाएगा? डबल. डीएनए क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा. डबल. क्लियर हो गया? इफ द सेल हैड डिप्लॉयड अ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, इवन द S phase, इवन आफ्टर द S phase द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम. ये इसमें दिया हुआ है. इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S phase डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. सेंट्रियोल कहां पर है? साइटोप्लाज्म में है ना. तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में. क्यों? क्योंकि भैया वही तो अलग अलग करेगा. ड्यूरिंग द G2 phase proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continue. while cell growth continue. cell growth continue होती है. याद रखना, आप हमेशा याद रखना, इंटरफेज में साइज बढ़ता है बट एम फेज में साइज नहीं बढ़ता. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंटरफेज में साइज कंटिन्यूअसली बढ़ता है बट एम फेज में साइज नहीं बढ़ता. ये सबसे मेजर डिफरेंस है, बस सबसे बड़ा डिफरेंस है. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरफेज एंड एम फेज? इंटरफेज में साइज बढ़ता है, इसमें साइज नहीं बढ़ता. इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता. तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम डिफरेंस लिख सकते हैं. जो मैं कॉपी में लिखवाऊं आपको वही लिखना है. तो आप मुझे बताओ इंटरफेज, और यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? एम फेज. पूरे एक पेज में लिखना, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा नीट में. क्लियर है? तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? सेल ग्रोज इन साइज. ग्रोज इन साइज. नो ग्रोथ इन साइज. साइज में ग्रोथ नहीं होती. इसमें डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स. डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स. यहां पर आप मुझे बताओ डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट. डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट. इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा. सीधे क्वेश्चन आएगा, यदि ऐसा आएगा, इन कंपैरिजन टू इंटरफेस क्या होगा? सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिट डिवीजन. और वो बाहर हो जाते हैं. तो ये वाली चीज को, ये किसकी बात कर रहे हैं? G0 की. तो ये G0 वाले को अभी हम क्या करते हैं? डिलीट. अभी हमको G0 नहीं पढ़ना है. G0 हम सबसे बाद में पढ़ेंगे. समझ में आ गया? G0 हम सबसे बाद में पढ़ेंगे. क्लियर है? हो गया? तो ये जो 3 है इसको हम सबसे बाद में पढ़ेंगे. अब आ जाओ एम फेज. एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज. अरे आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा ड्रामा कब होता है? जब नीट का एग्जाम देते हो ना, तभी तो दिमाग खराब होता है, डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एग्जाम में परेशानी होती है, ध्यान इधर उधर जाता है. ये सब किसमें होता है? एम फेज में. मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. तो इक्वेशनल डिवीजन हम क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको बोला 46 के 46 दो में आ गए तो इक्वेशन इक्वल हो गया, तो इक्वेशनल डिवीजन. क्लियर हो गया? कौन सा डिवीजन बोल देंगे? इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस को दो. फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut line cannot be drawn between various stages. इस बात को आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर कट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते. क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि भाई लेट नाइट जो है वो अर्ली मॉर्निंग की तरह हो जाएगी. क्लियर हो गया? इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेज: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. पप्पू कैन डांग साला, कैन नॉट डांग साला, टीलोफेज. मिडिल में मिल गए मेटाफेज, अलग हो गए एनाफेज, अलग हो गए एनाफेज. बन जाएगा. अब आप आ जाओ प्रोफेज, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, फॉलोज द S and G2 phases of interphase.
इन द S and G2 phases the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. ये आपस में उलझे हुए होते हैं. Prophases marked by the initiation of condensation. देखो initiation करा दिया ना, initiation of condensation of chromosome material. क्लियर हो गया. The chromosomal material become untangled. मिल गया वर्ड. Untangled मतलब सुलझा देना, मतलब क्या कर देना, सुलझाना. समझ में आ गया, क्या कर देना, सुलझा देना. During the process of chromatin condensation, the centrosome which has undergone duplication during S phase now begins to move toward opposite pole. आ गया centriolar movement हमने start कर दिया था. The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic event. Chromosome material condensed to form compact mitotic chromosome. मतलब प्रोफेज खत्म, क्या हो जाएगा, मेटाफेज शुरू, मतलब कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया. इसका मतलब प्रोफेज खत्म. सूरज निकल आया मतलब रात खत्म. सूरज निकल आया मतलब रात खत्म. क्रोमैटिन कंडेंस हो गया मतलब क्या हो गया, मेटाफेज शुरू हो गया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी टूट गई मतलब क्या हो गया, मेटाफेज शुरू हो गया. समझ में आ गया. कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमेयर. इसको मैं आपको कल बताऊंगा. क्लियर हो गया. तो यहां तक आप मुझे बताओ जरा, यहां तक जो है हमने देख लिया. कल 164 के पेज के बाद हम देखेंगे. समझ में आ गया. इसके बाद का हम कल देखेंगे. क्लियर है. और आपको के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिन क्वेश्चंस को मैं कल आते से सॉल्व कराऊंगा. ये क्वेश्चंस मैंने आपको 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये क्वेश्चन आज आप घर पर करोगे, कल मैं आते से सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कराऊंगा. ठीक है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ओके, बाय बाय. क्लियर है. चलो बाय.